ओके सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही बड़े सुपरनैचुरल ट्विस्ट से भरे कोरियन ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली ही रिलीज हुआ है और धमाल मचा के रख दिया इसने, जो कि भाई मुझे तो काफी पसंद आया है एंड आई एम 100% श्योर कि आपको भी जरूर पसंद आएगा। वेल, तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना हमें ये बताया जाता है ये डीमंस पहले इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों की प्रॉब्लम होने पर या फिर उन्हें कोई भी परेशानी होती थी तो डीमंस उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया करते थे। सीन शिफ्ट होता है दोही को दिखाया जाता है, जो कि सुनसान रास्ते में भागते हुए कहीं जा रही होती है। सामने से किसी को आते हुए देखकर सोचने लग जाती है कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन, जो कि मुझे मारने आया है या फिर बचाने। सीन शिफ्ट होता है 200 साल पहले दिखाया जाता है कि एक चर्च में बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे, जहाँ पर अचानक से एक डीमन पहुँच आता है और उसका नाम गुवॉन था। लोग तो उसको देखकर डीमन आ गया है बोलकर भागने लग जाते हैं और वहीं एक छोटी बच्ची उसके ऊपर क्रॉस फेंक कर मारती है, जिससे कि उसके गाल पर एक निशान बन जाता है। बच्ची को क्रॉस साइन वापस देकर वो मुस्कुराते हुए बाहर जाता है और उसके गाल का निशान भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही उसके चुटकी बजाते ही उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है और बाहर आकर बोलता है कि इंसान के सिर्फ 3 दुश्मन होते हैं, पहला उनका शरीर, दूसरी उनकी जरूरतें और तीसरा इविल स्पिरिट्स। सामने ही एक आदमी अपना पेट भरने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब जगह तो अकाल पड़ा हुआ था और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। गुवन के चुटकी बजाते ही मछलियाँ पानी में जोर जोर से उछलने लग जाती है। वो आदमी उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है। उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, कहीं तुम कोई गॉब्लिन, ड्रैगन किंग या फिर कोई 9 टेल फॉक्स तो नहीं हो। गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझे उस अगले स्पिरिट, गॉब्लिन, बुड्ढे जैसे दिखने वाले ड्रैगन किंग और कुत्तों की तरह बदबू मारने वाले 9 टेल फॉक्स से कंपेयर करने की। मैं कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डीमन गोवन हूँ, जिसे तुम सारे इंसान इविल स्पिरिट्स बुलाते हो। साथ ही वो उसे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलता है कि 10 सालों तक तुम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारा शरीर मर जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। आदमी के ये पूछते हैं कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या। गोवन बोलता है नरक। वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि उसे कुछ भी नहीं सोचता और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। और इसी तरह से दोस्तों ये डीमंस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर जो भी उन्हें चाहिए होता है उसका लालच देकर उसे अपनी जाल में फंसा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट यानी कि 2023 में दिखाया जाता है, जहां हम दोही को देखते हैं, जो कि कोरिया के सबसे बड़े फूड एंड बेवरेज कंपनी मिरे की CEO है और अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मैडम जो है, जिन्होंने बचपन में ही दोही के पेरेंट्स के मरने के बाद उससे अडॉप्ट कर लिया था और उससे अपनी कंपनी यानी कि मिरे का CEO बनाया है। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और मैडम जो चाहती है कि उनके मरने से पहले उनकी दोही एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके साथ में सेटल हो जाए और इसलिए वो हमेशा उसके लिए ब्लाइंड डेट रखती रहती है और बेचारी दोही को भी उनकी बातें माननी पड़ जाती हैं, क्योंकि वरना वो बोलती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गोवान अपने ऑफिस में उन सारी घड़ियों को देख रहा होता है, जो कि इंसानों की लाइफ लाइन है, जिनके साथ में गोवान ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिनमें से एक माफिया बॉस की सोल को लेने के लिए वो पहुंचा हुआ होता है और टाइम रोक कर उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वो माफिया बॉस तो उल्टा गोवन के ऊपर ही अपनी दोस्त जमाने लग जाता है। जबरदस्त फाइट होती है और फाइनली लास्ट में अपना डीमन ही जीतता है और उसकी सोल को ले जाता है। और देखते ही देखते गोवन के ऑफिस की वो घड़ी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी बेचारी दोही को मैडम जो की सेट की हुई ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए जाना पड़ जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही उसे ये पता चलता है कि पूरा रेस्टोरेंट तो बुक हो चुका है और वो उस लड़के के पास जाकर बैठती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गोवन था। वैसे तो दोही वहाँ पर एकदम एटीट्यूड में बैठती है और बोलते है कि मुझे इस ब्लाइंड डेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने डीमन का चार्मिंग और हैंडसम फेस देखती है, चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। डीमन को तो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि भाई उसने तो ये रेस्टोरेंट 1 महीना पहले ही बुक कर लिया था ताकि आराम से यहाँ पर बैठकर खाना खा सके। लेकिन दोही के इतने सारे क्वेश्चन से वो काफी ज्यादा ही इरिटेट होने लग जाता है, क्योंकि ये तो उसकी ब्लाइंड डेट थी ही नहीं, बल्कि उसकी ब्लाइंड डेट तो एक दूसरे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और दोही गलत जगह पर पहुँच गई थी। गुवन के इतने रूड बिहेवियर को देखकर दोही उसे बोलती है कि मैं तो सिर्फ ऊपर वाले के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ, जिससे कि डीमन को लगता है कि शायद इसे गॉड ने भेजा है और वो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम हो कौन। और जैसे ही दोही फिर उसे अपना कार्ड निकाल कर दिखाती है तो वो समझ जाता है कि यहाँ तो काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हंसते हुए बोलता है कि तुम वो पहली इंसान हो जिसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। देखते ही देखते वहाँ पर उस माफिया बॉस के गुंडे भी पहुँच चुके थे। जैसे ही दोही वॉशरूम जा रही होती है तो
वेटर से बस टकराने वाली थी जिसके हाथ में एक खूबसूरत सा केक था, लेकिन गोवन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरे हाथ से केक को बचा लेता है। ये देखकर तो दोई काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसका आज बर्थडे था और उसे तो यही लग रहा था कि गोवन ने ये सब कुछ सिर्फ उसके लिए ही किया है। लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और था। पूरे 1 महीने का वेट करने के बाद इस रेस्टोरेंट को बुक करके गोवन ने अपना फेवरेट केक मंगवाया था। बस वो उसे खाने ही जा रहा होता, लेकिन माफिया गुंडे उसके रास्ते में बार बार आ रहे थे। गोवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो माफिया गुंडे उसे उस केक का एक बाइट भी नहीं लेने दे रहे थे, ऊपर से केक तोड़ भी दिया था। और फिर क्या, सबको बहुत ही अच्छी तरह से धो डालता है। जबरदस्त फाइट चल रही होती है। सारे गुंडों को पहले तो वो न्यूज़पेपर के अंदर खींच लेता है और एक एक करके सबको डराने के बाद सबको ही न्यूज़पेपर के अंदर डाल देता है। वहीं वॉशरूम के अंदर गलतफहमी का शिकार हुई दोही जैसे ही बाहर खुश होकर आ रही होती है, उससे पूछती है कि केक कहाँ चला गया। गोवन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए गुस्से में बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैडम जू की फैमिली के बारे में ये पता लगता है कि उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। लेकिन उसके बाद भी मैडम जू दोही से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अपनी कंपनी का CEO भी उन्होंने दोही को ही बनाया है और इसी कारण से उनके तीनों बच्चे दोही से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और उसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिसके कारण वो सब मैडम जू के बाद दोही को चेयरपर्सन बनने से रोकना चाहते हैं और खुद उसकी जगह लेना चाहते हैं। दोही भागते हुए फटाक से हॉस्पिटल पहुंच जाती है क्योंकि मैडम जू ने उससे झूठ बोला था कि वो बस मरने ही वाली है। लेकिन दोही को उनके नाटक के बारे में पता चल जाता है और उनसे नाराज हो जाती है। वहीं फ्लैशबैक के सीन से हमें ये पता चलता है कि मैडम जू ने बचपन से ही दोही को हमेशा प्रोटेक्ट कर रखा हुआ है और यहाँ तक कि उसके कॉलेज के बॉयफ्रेंड से भी उसका ब्रेकअप मैडम जू ने इसीलिए करवाया था क्योंकि वो दोही के लायक नहीं था और उसे चीट कर रहा था। ब्लाइंड डेट पर मिले लड़की को बहुत ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग बोलने पर जैसे ही फिर मैडम जू उसे रियल वाली ब्लाइंड डेट का फोटो दिखाती है, दोही तो काफी शॉक हो जाती है और उसे सब समझ में आ जाता है कि मैच मेकिंग वालों ने उसे सेम रेस्टोरेंट के दूसरे ब्रांच का एड्रेस दे दिया था और वो गलत ब्लाइंड डेट पर चली गई। दूसरी तरफ डीमन जाकर सीधा अपने सेक्रेटरी मिस्टर पार्क से मिलता है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि जॉसन एरा का 200 साल पुराना वही भूखा आदमी था जिसके साथ में डीमन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अब उसने काफी ज्यादा उससे एक्सटेंड कर दिया है और इसलिए वो अब तक उसके साथ में है। यहाँ ना चाहते हुए भी दोही को मैडम जू के जिद करने पर अपना बर्थडे मनाना पड़ जाता है और दोस्तों वो अपना बर्थडे इसलिए नहीं मनाती थी क्योंकि उसके बर्थडे के दिन ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। गोवन अपने ऑफिस में अपने सुपरनैचुरल पावर से अपना सारा काम कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था दोस्तों। सरी नाम की एक लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए पहुंच जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, जहाँ पर मिस्टर पार्क भी उसके साथ में होते हैं। और गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पिछले जन्म से ही ये दोनों गोवन के साथ में है। गोवन ने इन दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया था क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता, जिस बात को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और इसीलिए ये दोनों उसे छेड़ते रहते हैं हमेशा। और साथ ही सैरी का तो गोवन पे क्रश भी है। वहीं दूसरी तरफ दोही बीच पर बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है और साथ ही टाइम को देखते हुए बोलती है कि फाइनली मेरा श्रापित बर्थडे अब खत्म हो चुका है। जैसे ही वो वहाँ से उठकर जा रही होती है, कैब में बैठती है, तो वहाँ पर उसे ये मालूम चलता है कि जिस कैब को उसने बुलाया था वो तो वो कैब है ही नहीं और वो ड्राइवर एक खूनी था जो कि सीधा उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। दोही जैसे तैसे बच के बाहर भागती है और वहीं डीमन भी अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे उसे दोही भागते हुए दिखती है। और दोस्तों ये वही सीन है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गोवन के ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। दोही तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक तो मेरी जान यहाँ पे खतरे में है और ऊपर से तुम्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे ही दोही मान जाती है तो गोवन जाके खूनी को मार रहा होता है और उसकी बॉडी सीधा गाड़ी के ऊपर फेंकता है। दोही तो काफी ज्यादा डर जाती है, ब्रिज के पास आकर छुप जाती है। गोवन आके उसे हाथ देता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। दोही का हाथ छूते ही गोवन का हॉली क्रॉस जोरों से शाइन करने लग जाता है और वो खूनी भी जोर से गाड़ी चलाते हुए आ रहा होता है। जैसे ही गोवन उसे चुटकी बजाकर रोकने की कोशिश करता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। दोनों फिर ब्रिज से ही नीचे गिर जाते हैं और गोवन बेहोश होकर डूबने लग जाता है। लेकिन दोही को होश था और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो डीमन का हॉली क्रॉस दोही के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वो अपने आप को नदी के किनारे पाती है। गोवन भी दोही के हाथ में अपना हॉली क्रॉस देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही वो उसे छूता है तो बहुत जोर से लहर आती है और पानी उनके ऊपर बस गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब दोहन की पावर्स जो काम करने लग गई थी।
दोही वहीं पर बेहोश हो जाती है और फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि जब गोवन का क्रॉस साइन दोही के हाथ में ट्रांसफर हुआ था तो वो बेहोश हो गई थी, लेकिन गोवन को उस टाइम पर होश आ गया था और वही उसे बाहर निकाल कर लेकर आया था। दोही को सीधा हॉस्पिटल में होश आता है, उसे कुछ भी सही से याद नहीं था। गोवन भी वही था, उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। दोही को तो यकीन ही नहीं होता कि अचानक से इतना रूड बंदा इतना स्वीट कैसे बन गया है, और अपने हाथ पर उस क्रॉस साइन को देखकर बोलती है ये तो कितना ज्यादा भद्दा और गंदा है, ये अचानक से मेरे हाथ पे कैसे आ गया। उसे मिटा रही होती है, धो रही होती है, और वहीं गोवन उसे हर हाल में रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बोलता है कि इससे दूर रहो और इसे खराब मत करो, और वैसे भी ये मेरा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया। दोही के मारने से पहले ही गोवन अपनी पावर से उसका हाथ रोक लेता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दोही के हाथ से छूटता है तो जबरदस्त चांटा उसको लगता है, बेचारा दूर जाकर गिर जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्यार आप लोग भी मेरे लिए दिखाएं, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द ले आऊँ। बैक टू द स्टोरी। बेचारे का तो पूरा गाल ही लाल हो गया था। उसके पास आकर बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। दोनों के बीच में ऐसे झगड़े होने लग जाते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले उस खूनी के खिलाफ उनसे पूछताछ करने के लिए पहुँच जाते हैं, और उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं कि जब आप पर हमला हुआ तो आप लोग साथ में ही थे ना, लगता है कि आप लोग कपल हो और जल्दी शादी करने वाले हो। दोनों जोर से चिल्लाते हुए ना बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोवन को आता हुआ देखकर मिस्टर पार्क उस डीमन बुक को छुपा लेते हैं जिसे वो छुप छुप कर पढ़ रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि अगर डीमन कोई नया डील नहीं कर पाए और साथ ही इंसान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वो उसकी सोल को टाइम पर कलेक्ट नहीं कर पाए तो फिर उस डीमन को कभी न खत्म होने वाली आग में मिलियन सालों तक के लिए जलते हुए छोड़ दिया जाता है। गोवन फिर मिस्टर पार्क को दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है, और बातों ही बातों में मिस्टर पार्क देख लेता है कि गोवन के हाथ से उसका हॉली साइन चला गया है, जिससे कि वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसकी पावर्स को चेक करने के लिए उसके ऊपर पानी फेंक कर मारते हैं, लेकिन इस बार उसकी पावर काम नहीं करती है। देखकर उन्हें काफी दुख होता है। लेकिन गोवन भी कहाँ कम था, पावर्स चले जाने के बाद भी अपने ही एटीट्यूड में स्टाइल मारते हुए नेक्स्ट सोल को कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो सोल कलेक्ट कर ही लूंगा। लेकिन वहाँ जाते ही बेचारे की टाटा फिस हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक बॉक्सर बंदे का था जिसने डीमन के साथ जाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। दोनों में जबरदस्त फाइट चल रही होती है और यहाँ पर फाइनली गोवन को पता चल जाता है कि भाई बिना पावर के वो कुछ भी नहीं है। वहीं खूनी अपने चेहरे से मास्क उतारता है और उसके रूम में बहुत सारे मास्क रखे थे, बहुत सारी लोगों की फोटोज भी लगी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा वाला शातिर खूनी है जो कि अब दोही के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों, ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। और उसी टाइम पर वहाँ पर हाउस ओनर पहुँच आता है रेंट मांगने के लिए, जिसने की ये रूम कुछ स्टूडेंट्स को दिया था, लेकिन वो स्टूडेंट्स कुछ टाइम बाद ही गायब हो गए थे, जिन्हें दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि इस खूनी ने ही मारा था। वैसे ही ये बहाना बनाकर हाउस ओनर को भी अंदर बुला लेता है और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। मैडम जू भी यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुकी थी। दोही उनसे मिलने के लिए आती है और उनसे पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। और ये सुनते ही मैडम जू तो थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं। जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने तुमसे अभी तक कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ बात तो जरूर थी जो कि वो छुपा रही थी। मैडम जो का भतीजा सियोक वहाँ पर पहुँच जाता है और दोही के साथ में उसे फ्लर्ट मारता हुआ देखकर मैडम जो से बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों बचपन से ही साथ में और काफी अच्छे फ्रेंड हो, तो मुझे लगता है कि दोनों को आपस में ही शादी कर लेनी चाहिए। हंसते हुए दोही बोलती है कि अरे आप फिर से शुरू हो गई। और वहीं दूसरी तरफ अपन डीमन को देखते हैं, जिसने दोही के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली होती है और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। यहाँ सुहान को दिखाया जाता है जो कि मैडम जू की बेटी है और दोही से बहुत ज्यादा जलती है और इसलिए उसने उसकी कंपनी के 10% शेयर्स को गिरा दिया था, जिस बात से वो तो बहुत खुश हो रही होती है। लेकिन दोही भी वहीं पर होती है और उसे वार्निंग देते हुए बोलती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो भूल जाएगी कि सुहान मैडम जू की बेटी है, और साथ ही वो उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सारी न्यूज मीडिया तक भी पहुंचा देगी। और ये सुनकर तो सुहान भी काफी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जू चर्च में फादर के सामने अपनी गुनाहों की माफी मांगते हुए बोल रही होती हैं कि मैं जानती हूँ कि मैं हेल में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दोही को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। और वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब दोही के मॉम डैड की डेथ हुई थी तो गाड़ी के ब्लास्ट होने के टाइम पर मैडम जू भी वहीं पर थी। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती उनसे हुई है जिसका उन्हें इतना पछतावा है, ये गाइस हमें वीडियो में आगे पता चलेगा।
यहाँ पर हमें मिस्टर पार्क के पास्ट लाइफ की कुछ स्टोरी दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक जन्म में तो वो मछुआरा था, लेकिन दूसरे जन्म में वो एक रेस्टोरेंट का मालिक हुआ करता था। लेकिन उसका रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था, इसलिए वो सुसाइड करने जा रहा था। बट वहाँ पर गोवन सही टाइम पर पहुंच आता है और उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराते हुए बोलता है कि तुम ऐसे ही 10 रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही तुम्हें फिर अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए मिस्टर पार्क के हाथ में पिन मारकर उनका ब्लड ले रहा होता है, तो उसी टाइम पे मिस्टर पार्क को अपने पास लाइफ की सारी बातें याद आने लग जाती हैं, जब वो मछुआरे थे और गोवन ने उनसे वही कॉन्ट्रैक्ट पहले भी साइन करवाया था, जिसके बाद से ही उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। और ऐसे ही फिर एक दिन मछलियाँ खाते खाते उसकी मौत हो गई और उसने अपने आप को हेल में पाया, जहाँ पर उन सारी मछलियों की आत्मा ने सबने मिलकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। सब कुछ याद आने के बाद वो उल्टा गोवन को ही मारने लग जाता है, लेकिन अब क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका था। और ऐसे ही दोस्तों मिस्टर पार्क दोबारा से गोवन की बातों में फंस गया और अपने 2 जन्मों से वो उसके साथ में ही है। यही सब कुछ सोचते सोचते मिस्टर पार्क बोल रहे होते हैं कि काश बॉस की पावर उनके पास में ही होती, तो वो ऐसे ही आसानी से बाकियों से भी अपना काम निकलवा लेते। जहाँ पर तभी सरी पहुंच जाती है और सब कुछ सुन लेती है और बोलती है कि क्या बॉस की पावर उनके पास में नहीं है, और चाकू की नोक पर मिस्टर पार्क से सब कुछ उगलवा लेती है कि वो हॉली साइन अब दोही के हाथ में, यानी सारी पावर्स भी उसी के पास में है। वहीं दूसरी तरफ अपने हैंडसम डीमन ने दोही को ये झूठ बोलकर वहाँ पर बुलाया हुआ होता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो काफी ज्यादा बीमार है। लेकिन उसका इतना ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग चेहरा देखकर दोही तो उसे देखती ही रह जाती है और बोलती है कि तुम तो इतने ज्यादा चमक रहे हो, तो किस एंगल से बीमार लगते हो। लेकिन ये सब तो अपने डीमन का एक सोचा समझा प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे अपनी पावर यूज करनी है तो उसके लिए उसे अपना हॉली क्रॉस चाहिए, जो कि दोही के हाथ में है। और जब तक दोही उसके साथ रहेगी वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और ऐसे ही फटाक से वो उस बॉक्सर के पास पहुंच जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ में जा रहा था। गाड़ी को एकदम उसके सामने लेकर जाता है और अपने हाथ से जैसे ही वो एक इशारा करता है, बॉक्सर वहीं पर मर जाता है। बॉक्सर की सोल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं पर जल जाता है और साथ ही गोवन के ऑफिस की वो लाइफ टाइम वाली वॉच भी गायब हो जाती है। और इस तरह से अपना डीमन पनिशमेंट से भी बच जाता है। दोही तो उसे देखती रह जाती है और पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और उसके बाद वो उसे बीच के साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि अब बस एक और काम बाकी है। और वहाँ पर गाड़ी में कुछ लोगों का रोमांस चल रहा होता है। दोही तो कुछ और ही समझने लग जाती है और बोलती है कि हम तो बस अभी मिले हैं और एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही होगा। लेकिन जैसे ही उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है कि वो तो काफी नर्वस फील करने लग जाती है कि ये वो क्या उटपटांग सोच रही थी, जबकि गोवन तो बस बीच के साइड में घूमना चाहता था। लेकिन फिर देखते ही देखते वो तो सीधा उसे लेकर पानी में कूद जाता है और बार बार अपने हॉली साइन को बोल रहा होता है कि मेरे हाथ पर वापस आ जाऊं। बहुत देर तक वो दोनों पानी में रहते हैं, जिससे कि दोही की सांसें बंद होने लग जाती हैं। वो फटाक से बाहर आती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। डेविल उसे सॉरी भी बोलता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और बोलती है कि हमारा हिसाब अब क्लियर हो चुका है और अब मुझसे दूर आना। गोवन भी बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि पानी में जाने से जैसे उसका हॉली साइन दोही के हाथ में ट्रांसफर हुआ है, शायद वैसे दोबारा पानी में जाने से उसे वापस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और वहीं हम दूसरी तरफ खूनी को देखते हैं, जो कि अपने बॉस से जाकर मिलता है और उसे एक फोन देता है जिसमें दोही के पेरेंट्स के साथ में उसकी बचपन की फोटो थी। तो अब ये इंसान कौन है और दोही को क्यों मारना चाहता है, ये भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। यहाँ सैरी ने भी दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। तलवार के साथ में वो तो डांस ही करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जू का सबसे बड़ा बेटा नौसुक, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटली बर्ड्स का शिकार कर रहा होता है और उसके फेस पे एक अलग ही विलन वाली लुक होती है। नौसुक का बेटा भी यहाँ पर एक स्किन हेल्थ क्लिनिक में होता है, जिसे देखते ही देखते अचानक से एक स्किन की एलर्जी होने लग जाती है और उसका बिहेवियर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वही सुहान ने दोही के खिलाफ जो चाल चली थी वो तो सारी उसके ऊपर ही उल्टी पड़ गई थी और इसीलिए उसे काफी गुस्सा था और बोलती है कि दोही मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीयू का बिहेवियर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब था, वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था।
तो ही बहुत ज्यादा परेशान थी, काफी दुखी थी। वो रास्ते में चलते हुए जा रही होती है जहाँ पर अचानक से एक बाइक वाला आता है। उसके मुंह पे बस एसिड फेंकने वाला होता है, लेकिन बीच में अपना डेविल पहुंच आता है और उसे बचा लेता है। गोवन ने दोही का हाथ भी पकड़ा हुआ था और इसलिए उसकी पावर भी शायद एक्टिवेट हो चुकी थी। दोही तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और सोच रही थी कि मैं ये तो नहीं जानती कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, लेकिन जब भी मुझे कोई जरूरत होती है तो हमेशा गोवन मेरे पास में ही होता है। दोही को बचाने के लिए वॉन ने उस एसिड का अटैक अपने ऊपर ही ले लिया था, जिससे कि उसके कपड़े जल जाते हैं और उसे देखकर तो दोही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। फाइनली वॉन उसके सामने बोल देता है कि मैं डीमन हूँ, जिसे तुम इंसान शैतान के नाम से जानते हो। दोही तो बहुत ज्यादा शॉक में थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर दोही से इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोल रहे थे कि तुम पर बार बार इतने सारे अटैक हो रहे हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है। वहीं वॉन के ऊपर एक आदमी सोने की कोशिश कर रहा था। वो अपने फिंगर से उसे हटाते हुए बोलता है कि ये सारे के सारे इंसान कितने ज्यादा बेकार होते हैं और सिर्फ आलस से ही भरे रहते हैं। और एक अजीब सी दिखने वाली लेडी से भी वो काफी ज्यादा डर जाता है, जो कि उसे बोलती है कि तुम्हारी लाइफ एक पतली रस्सी की तरह है जो कि किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। वॉन को तो उसकी बातें काफी अजीब और वो औरत पागल लगती है और इसलिए वहाँ से उठकर चला जाता है दोही के पास। वापस जाते हुए वो उसे गाड़ी में काफी डांटने लग जाता है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हो और अगर तुम्हारे चक्कर में मेरे टैटू को आज कुछ हो जाता तो जानती भी हो ये मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोही उससे बोलती है कि सच में क्या तुम एक डीमन हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं तुम सिर्फ उस पोकेमॉन की तरह तो नहीं हो या फिर उस जिन की तरह जो कि लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। वॉन तो उसकी ये बात सुनते ही भड़क कर बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे उस गंदी और भद्दे से जिन से कैसे कंपेयर कर सकती हो। हंसते हुए दोही बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो पावर्स हैं जिनका सोर्स मेरे हाथ के इस टैटू में है और उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना जरूरी है, वरना तुम अपने पावर को यूज नहीं कर सकते हो। जिसका साफ मतलब है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड ही बन जाओ। चिढ़ते हुए वॉन बोलता है कि इंसानों को प्रोटेक्ट करूं और वो भी मैं। किसी भी बेकार इंसान का बॉडीगार्ड तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बन सकता। खूनी भी दोही का पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था, लेकिन वॉन को वहां पर देखकर वो वापस से अपने अड्डे पे पहुंच जाता है और काफी गुस्सा हो रहा होता है जाके। और यहाँ पर उसकी हरकतों से ये समझ में आता है कि अरे भाई ये खूनी तो साइको भी है। गोवन के ऑफिस में मिस्टर पार्क उसे फिर से छेड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इस बार दोही ने वॉन को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए जो कहा था, लेकिन वॉन तो उसके लिए साफ साफ इनकार ही कर रहा था। जिसके बाद मिस्टर पार्क डेविल वाली बुक से उसे पढ़कर बता रहे होते हैं कि बहुत सालों पहले डेविल्स इंसानों के बीच रहकर ही उन्हें प्रोटेक्ट किया करते थे। यही काम तो बॉडीगार्ड्स का भी होता है, तो फिर आपको बॉडीगार्ड बनने में क्या प्रॉब्लम है जब आप जानते हो कि दोही के पास में आपका हॉली क्रॉस है और इसलिए आपको ये जरूर करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक फ्लैशबैक से ये भी पता चलता है कि अगर इंसानों को डीमंस या उनकी पावर्स के बारे में कुछ भी पता चल जाता है तो डीमंस को सीधा उनकी याददाश्त ही मिटानी पड़ती है, और ऐसा वॉन पहले भी एक लड़की के साथ में कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ दोही भी उस हॉली क्रॉस को देखते हुए सोच रही थी कि शायद वो डीमन सच कह रहा था कि इसमें कुछ न कुछ पावर तो जरूर है, और इसलिए फिर वो मैसेज पे ही वॉन को धमकाते हुए बोलने लग जाती है कि अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बने तो मैं इस टैटू को लेजर ट्रीटमेंट से हटवा दूंगी। वॉन तो काफी शॉक हो जाता है और डर भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मैडम जू को दोही के उस एसिड अटैक के बारे में मालूम चलता है, वो तो फटाक से उससे फोन लगाकर उसका हालचाल पूछ रही होती है, और उसके बाद वो अपने कंपनी के 10 सालों की फाइनेंस रिपोर्ट को मंगाकर चेक करती है, जिसमें उन्हें बहुत सारे घपले मिलते हैं, और ये जानकर तो वो काफी शॉक होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉन मिस्टर पार्क के साथ में मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होता है कि वो दोही से अपना हॉली क्रॉस वापस कैसे लेगा, लेकिन उसी टाइम पर उन्हें जलने की स्मेल आती है और वॉन की फिंगर भी जलने लग जाती हैं। दोनों ही काफी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि कभी ना बुझने वाली आग अब स्टार्ट हो चुकी है और उसमें हमारा डेविल जलने वाला है। सरी वहाँ पर फटाक से पहुंचकर उसकी फिंगर पे पानी देकर मारती है और वो आग बुझ जाती है। सबके सब बहुत ज्यादा डर चुके थे, जिसके बाद वॉन भागता हुआ जाता है दोही के पास और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। दोही के ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हुआ। वॉन तो तरह तरह के बहाने बनाते हुए बोलता है कि जब तुम इंसान छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी प्रोटेक्ट करते हो तो भला मैं तुम इंसानों को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और उसके बाद यही फैसला है मेरा। और उसी टाइम पर उसके फिंगर में फिर से आग जलने लग जाती है, जिसे कि वो एक डब्बे में छुपाए हुए बर्फ से बुझा देता है, जो कि वो अपने साथ ही लेकर आया था।
जिसके बाद वो फटाक से दोही को लेकर एक बड़ी सी क्लॉक के ऊपर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाइट पर थी और उसे देखकर तो दोही की सिट्टी बिट्टी ही गुल हो जाती है। यही वो जगह है दोस्तों जहाँ से हमारा डेविल अपना शिकार ढूंढता है, जिसके बाद उनके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। और अभी भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था और इसलिए उसे अपने हॉली क्रॉस की जरूरत थी, जो कि दोही के हाथ में, इसलिए वो तो उसे भी यहाँ उठा लाया। लेकिन फिर देखते ही देखते उसके फिंगर फिर से जलने लग जाती हैं और अपने अगले शिकार के लिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ सबसे पहले तो वो अपने फिंगर्स को ठंडे पानी से धोता है और साथ ही दोही को ठंडा पानी अपने साथ में रखने के लिए भी दे देता है। जिसके बाद फिर वो एक लेडी से डील करने लग जाता है, जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि वो उनकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वो लास्ट स्टेज कैंसर में है। वो लेडी बहुत ज्यादा रो रही होती है और जिसके बाद वॉन उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है कि आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन 10 साल के बाद तुम्हारी सोल को हेल में जाना होगा। पहले तो उस लेडी को डेविल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो उसे रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही उसकी बेटे की हालत खराब होती है, वॉन की चुटकी बजाते ही वो स्टेबल हो जाती है। ये देखकर उसको उसकी बातों पे यकीन हो जाता है और वो भी फिर उस डील के लिए मान जाती है। लेकिन दोही को तो यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वॉन को रोकने की कोशिश भी वो कर रही होती है, लेकिन वॉन तो उल्टा उसे ही डांट कर बोलता है कि ये मेरी डील का टाइम है, तो प्लीज इन सब से दूर रहो। लेडी भी फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है, जिसके बाद फटाक से वो उसकी बेटी को ठीक करने के बाद दोही के साथ में बाहर आता है। दोही तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसे बोलती है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने ज्यादा सेल्फिश होगे, जो कि अपने आप को जलने से बचाने के लिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे। बेचारे वॉन का तो मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो जाता है केक खाने, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था और वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया था। साथ ही वो दोही को बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने उस बच्चे की जान बचाई है, और वैसे भी इस दुनिया में अगर कोई चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। दोही को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि जब उस बच्ची को ये मालूम चलेगा कि उसकी लाइफ उसकी मॉम के सेक्रीफाइस के ऊपर है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। डेविल उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि मुझे अब तुम्हारे जैसे डेविल बॉडीगार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है, जो कि इतना ज्यादा सेल्फिश है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जू एक मिस्टीरियस आदमी से मिलती है और उसे कहती है कि तुमने अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए एक मासूम इंसान को मार दिया और ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, जिससे कि वो तो बाहर जाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन आखिरकार ये मिस्टीरियस इंसान है कौन और इसकी क्या कहानी है, ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ वॉन बैठा हुआ मजे से अपना केक खा रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर पार्क पहुंचकर बोलते हैं कि जिस दिन दोही के साथ में आपका हॉली पावर एक्सचेंज हुआ था उस दिन फुल मून था, और इसलिए अगर आपको वो वापस चाहिए सेम वैसा ही सिनेरियो अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए हमें फुल मून का वेट करना पड़ेगा, जो कि आज से सीधा 28 दिन बाद है। वॉन तो बस दोही की वही वाली बातें सोच रहा था, जिससे कि उसे काफी ज्यादा गिल्ट होता है और वो हॉस्पिटल में उस बच्ची से मिलने के लिए जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मासूम और प्यारी थी, और वहाँ जाकर वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी विश क्या है। और जैसे ही वो बच्ची ये बोलती है कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से कभी भी कोई सफर ना करना पड़े। वॉन तो सोच में डूब जाता है कि क्या सच में ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि अपने से ज्यादा दूसरों को प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही दोही गाड़ी से बाहर आती है तो वहाँ पर अपना डेविल छाता लेकर खड़ा हुआ होता है, जो कि पूरी तरह से बॉडीगार्ड की कॉस्ट्यूम में था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और दोनों ही एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, जैसे कि ये दोनों तो सिर्फ आंखों ही आंखों से बात कर रहे हो। ऑफिस में पहुंचते ही सारी लड़कियां तो वॉन को देखती रह जाती हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम जो लग रहा था। नेक्स्ट सीन में दोही के ये पूछते ही कि क्या तुम बचपन से ही डेविल थे या फिर कुछ और। वॉन उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए बोलता है कि मैं भी 200 साल पहले तुम लोगों की तरह एक मामूली इंसान ही था, लेकिन उस टाइम पर भी मैं तुम सब की तरह एकदम लो लेवल का नहीं था और मेरा लेवल तो कुछ और ही था, और इसलिए गॉड ने मुझे हेल की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुना। दोही तो उसकी सारी बातें सुनकर मन मन में ही मुस्कुरा रही होती है और उसके बाद वो मैडम जू से मिलने के लिए जाती है, जो कि अपने फेवरेट ग्रीन हाउस में बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो उन्हें देखती है वो तो वहाँ पे मर चुकी थी। तो ही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वॉन को बोलती है कि मैं तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी मैडम जू को बचा लो। लेकिन वॉन उससे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंसानों को बचा सकता है जिनके अंदर सांस या जान बाकी हो, जो ऑलरेडी मर चुके हो वो उन्हें नहीं बचा सकता। सीन शिफ्ट होता है और मैडम जो के फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और उनके बेटा और बेटे भी अपने फेक आंसू बहा रहे होते हैं सबके सामने।
सुहान भी फिर दोही को ताना मारते हुए बोलती है कि अब तो मॉम भी जा चुकी है, तो अब तुम्हारी साइड कौन लेगा। और इसी टाइम पर सुहान के 2 बच्चे बॉटल्स को फोड़कर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पे उपस्थित सभी लोग तो हंसने लग जाते हैं। दोही को तो ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो समझ आती है कि मैडम जू के यहाँ पर मरने का किसी को भी कोई दुख नहीं है, बल्कि उनके लिए तो ये एक पार्टी ही है, क्योंकि यहाँ पर तो सब सिर्फ बिजनेस की बातें ही कर रहे थे और वॉन भी सब कुछ देख रहा होता है। खूनी भी वहीं पर था जिसने दोही के ऊपर नजर रखी हुई थी और सिक्योरिटी की ड्रेस पहनकर सीधा घर में घुसकर सिक्योरिटी रूम में ही पहुंच जाता है। दोही भी जब मैडम जू के फेवरेट ग्रीन हाउस में जाकर उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है, तो वहाँ पर मैडम जू का पोता यानी कि मियोंग पहुंच जाता है, जो कि सिगरेट पी रहा था। दोही उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन वो तो उल्टा ही उसे बोलता है कि वैसे भी तो अब ग्रैंड माँ मर चुकी है और उनका सब कुछ मेरा ही है। गुस्से में आकर जैसे ही दोही उसकी सिगरेट नीचे फेंकती है, वो तो उसके साथ बदतमीजी से बातें करने लग जाता है। वॉन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो तो उसे भी नहीं छोड़ता। सड़क छाप बोलकर जैसे ही वो उन्हें वहाँ से जा रहा होता है, तो वॉन फटाक से दोही का हाथ पकड़ लेता है और बार बार दरवाजा उसके मुंह पर मारता है, जिसे देखते ही दोही के फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग साथ में होते हैं और जैसे ही दोही को इंस्पेक्टर से ये मालूम चलता है कि मैडम जो ने मेडिसिन ली थी जिसमें कि ड्रग पाया गया है, लेकिन उन्हें तो उस मेडिसिन से ही एलर्जी थी, यानी कि ये कोई मामूली सा हार्ट अटैक नहीं था बल्कि मर्डर था। सच जानने से ज्यादा मैडम जू के बच्चों को उनके शेयर्स की चिंता थी, जो कि काफी ज्यादा डाउन चल रहे थे, और अगर अब ये न्यूज भी बाहर आई तो शेयर्स तो और भी ज्यादा डाउन हो जाएंगे, इसलिए वो लोग इस केस को नेचुरल डेथ बताने का फैसला करते हैं। लेकिन दोही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सबके सामने जाकर बोलने लग जाती है कि मैडम जू की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि सारा माजरा ही कुछ और है। बात को अपने हाथों से निकलते हुए देखकर नौसुख वकील को ये सोचकर मैडम जू की विल पढ़ने के लिए बोल देता है कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपनी कंपनी यानी कि मीरे ग्रुप सब कुछ नौसुख के नाम पे ही किया होगा, क्योंकि आखिरकार वो उनका बड़ा बेटा जो ठहरा। लेकिन यहाँ पर तो सारा पासा ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि मैडम जू ने सब कुछ नौसुख के नहीं बल्कि दोही के नाम पर लिख दिया था। और ये देखकर तो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ में उनकी ये भी शर्त थी कि प्रॉपर्टी अगर दोही को चाहिए तो उसके लिए उसे 1 साल के अंदर ही शादी करनी पड़ेगी, वरना सारी की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी। ये सब को सुनते ही सब तो बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और सुहान तो दोही को मारने के लिए चाहती है, लेकिन वो लोग उसे संभाल लेते हैं। दोही भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसे आगे क्या करना है, और वो मैडम जू की फोटो को देखकर बोलती है कि मैं आपकी मौत का सच का पता लगा कर ही रहूंगी, भले ही मुझे उसके लिए इस स्टीवन से क्यों ना हाथ मिलाना पड़ जाए। ये बोलते हुए वो सीधा वॉन के पास पहुंच जाती है और मैडम जो का दिया हुआ रिंग निकालकर सबके सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। और वहाँ वॉन के साथ साथ सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन यहाँ तो अपना डेविल उसे साफ इनकार कर देता है, जिससे कि दोही का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। यानी कि वो काफी शॉक होती है और काफी ज्यादा एम्बैरेस भी कि ये मुझे कैसे मना कर सकता है। वेल तो वहाँ से वो जाने लग जाती है। वॉन उसके पीछे जाता है तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वॉन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा ही अलग अलग रखना चाहता हूँ, और ये बोलकर एक अजीब सी स्माइल देता है। वहीं दूसरी तरफ सुहान के दोनों बच्चे काफी मस्ती कर रहे होते हैं और एक बॉटल को लेकर भाग रहे होते हैं, जिससे वो किसी की आने की आवाज सुनते फटाक से जाके मेज के नीचे छुप जाते हैं, जहाँ पर दोस्त कोई और नहीं बल्कि उनकी मॉम सुहान, नौसुख और उसकी वाइफ पहुंचे हुए थे। और वो तीनों के तीनों दोही पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो ऐसे किसी को भी शादी के लिए प्रपोज कर सकती है। सुहान तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि मॉम ऐसे कैसे अपने सगे बच्चों को छोड़कर एक अनाथ के नाम पर सारी प्रॉपर्टी रख सकती है। बोलती है कि क्यों ना हम सबको बोल दे कि मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और इसलिए उन्होंने दोही के नाम पे सारी प्रॉपर्टी रख दी। नौसुख बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मॉम ने अपनी विल बीमार होने से पहले ही लिखवा दी थी। फ्लैशबैक से फिर हमें ये पता चलता है कि एक बार नौसुख के हाथों कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया था और वो मैडम जू से यानी कि अपनी मॉम से हेल्प मांगने के लिए पहुंचा था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तुमने गलती की है तो फिर उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और यही सब बातें सोचकर वो बोलता है कि जैसा मॉम ने कहा है वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल ही रहा था, जो कि शायद आगे जाके काफी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि उसकी बहन और उसकी वाइफ भी उसे बहुत ज्यादा भड़काते हुए कह रही थी, देखो तुम्हारी मॉम ने दोबारा से तुम्हें ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। और उसी टाइम पर सुहान अपने बच्चों को देख लेती है और उनके पीछे गुस्से में भागने लग जाती है।
वहीं दूसरी तरफ वॉन और दोही जब जा रहे होते हैं तो दोही इस बार बैक सीट पर बैठी हुई थी और ये बात अपने डेविल को थोड़ी अजीब लग रही होती है। और यहाँ दोही दोस्तों वैसे ही बहाने बना रही होती है जैसे कि नॉर्मली लड़कियां बनाती ही रहती हैं। बोलती है कि शायद मैं 2 दिन से सोई नहीं थी और इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे ही सबके सामने प्रपोज मार दिया, जिसका तुम बिल्कुल भी कोई गलत मतलब मत समझना क्योंकि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अपना डेविल बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। जिससे कि दोही को तो फिर और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होने लग जाती है और वो चुपचाप ही बैठ जाती है। गाड़ी से उतरते टाइम वो मैडम जो का एक लेटर गाड़ी में ही भूल जाती है, जिसे लौटाने के लिए जैसे ही डेविल उसकी डोर पर जाता है तो वहाँ पर दोही की बहुत सारी आवाजें सुनता है, जिसमें दोही उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोल रही थी कि आखिरकार वो मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। एक बार अगर वो मेरे सामने ही आ गया ना तो मैं तो उसे हाथियों को मारने वाली गोली से ही उड़ा दूंगी। और ऐसे ही बहुत सारी बातें बोल रही होती। ये सारी बातें डेविल बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और सोचता है कि शायद अभी दोही के पास जाना ठीक नहीं रहेगा और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लिटरली दोस्तों ये सीन ना बहुत ही ज्यादा मजेदार और क्यूट लग रहे थे। जिसके बाद सॉनवुक वहाँ पर दोही से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है तो दोही उसे बोलती है कि मुझे हर हाल में कल्प्रिट को पकड़ना ही होगा और सारे सबूत भी इकट्ठे करने होंगे। सॉनवुक बोलता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि उस बॉडीगार्ड से तुम सिर्फ एक ही बार मिली और तुमने उसे प्रपोज भी कर दिया शादी के लिए। दोही फिर उसे समझाते हुए कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है और मुझे उससे प्यार भी नहीं है, बल्कि उसने तो मेरी हमेशा ही हर मुसीबत में हेल्प की है। वहीं दूसरी तरफ हम वॉन को देखते हैं जो कि सीधा अपनी ऑफिस में पहुंचा हुआ होता है। काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि आज का एक्सपीरियंस उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। साथ ही वो मिस्टर पार्क को दोही के प्रपोजल के बारे में भी बता देता है कि उसने उसे प्रपोज किया है और मिस्टर पार्क तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं कि स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा ही होता है और साथ ही उसे बॉडीगार्ड मूवी के बारे में भी उसकी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं कि स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा ही होता है। पहले सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन उसके बाद वही नफरत प्यार में बदल जाती है। गोवन तो मिस्टर पार्क की बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और इसलिए वो तो उन्हें उल्टा मारने ही लग जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, लेकिन अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी मार दीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। सो बैक टू द स्टोरी। सॉनवुक भी यहाँ पर बोलता है कि वो दोही के साथ में रुकेगा क्योंकि उसे उसकी सेफ्टी की काफी चिंता हो रही है, लेकिन दोही उसे बोलती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसे वहाँ से भगा देती है और जैसे ही वो अपना फोन देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों दोही के वॉन को प्रपोजल वाली न्यूज हर जगह फैल चुकी थी और यही आज की हाईलाइट भी थी। सरी भी वहाँ पर चिल्लाते हुए पहुँच जाती है चाकू लेकर और वॉन को पूछती है क्या दोही ने तुम्हें सच में प्रपोज किया है, क्योंकि भाई उसने भी वो न्यूज पढ़ ली थी और वो तो वॉन की दीवानी है और इसलिए उसे काफी जेलसी हो रही थी दोही से। और उसी टाइम पर वॉन के पास दोही का फोन आता है, वो उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ उसने चश्मे लगा रखे थे। वॉन पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारी आंखें ठीक तो है ना। दोही को तो काफी गुस्सा आता है, उससे बोलती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, ये न्यूज आग की तरह सब जगह फैल चुकी है और मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है तो वॉन उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे ही चूज क्यों किया, जिसका जवाब तो दोही के पास भी नहीं था और वो सोच में ही पड़ जाती है जहाँ वॉन उससे कहता है कि किसी ऐसे को प्रपोज करो जो सच में तुमसे शादी करना चाहता है और तुमसे प्यार करता हो। दोही को उसकी बातों पे काफी गुस्सा आता है और वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि अगर तुम इस दुनिया में आखिरी भी हुए तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वॉन उसे बोलता है कि रुको। दोही को लगता है कि शायद वो उससे माफी मांगने वाला है, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी और वो उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक हो जाए और इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड जो हूँ। जिससे कि दोही का तो मुंह ही बन जाता है और पूरे रास्ते वो उसे कुछ न कुछ बोलते हुए जा रही होती है। काफी ज्यादा सैड होती है जो भी उसकी लाइफ में चल रहा होता है और बोलते बोलते ही वहीं पर सो जाती है। और ये सब कुछ डेविल को भी काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि शायद उसके अंदर दोही के लिए फीलिंग्स जागने लग गई थी और वो चुपके से मैडम जू का लेटर उसके पर्स में डाल देता है जो कि वो उसे लास्ट नाइट देने वाला था। देखते ही देखते अपना डेविल तो दोही में पूरी तरह से खो ही चुका था और उसके बाद जोर से वो ब्रेक मारता है जानबूझकर, जिससे कि दोही डरकर उठ जाती है और बोलती है कि आराम से गाड़ी चलानी नहीं आती क्या तुम्हें। घर पहुंचने के बाद जैसे ही दोही मैडम जू का लेटर देखती है तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा इमोशनल बातें लिखी हुई थी और साथ ही लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए जो पोजीशन छोड़कर जा रही हूँ और उसे तुम्हें बहुत अच्छे से संभालना है, बिल्कुल भी टूटना या हारना नहीं है क्योंकि ये एक जंग है जिसे कि तुम्हें हर हाल में जीतना है और इसमें तुम बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ जाओगी और इसलिए मैंने ये कंडीशन रखी है कि तुम्हें 1 साल के अंदर शादी करनी होगी।
नेक्स्ट सीन मैडम जू की फ्यूनरल का दिखाया जाता है और उसमें फ्लैशबैक के भी कुछ सीन होते हैं जिससे ये पता चलता है कि दोही ने सच जानने के लिए मैडम जू का पोस्टमार्टम करवाना चाहा था, लेकिन उसके लिए फैमिली की परमिशन चाहिए थी। बट नौसुक और सुहान जो कि पहले से ही दोही पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, उन्होंने उसे परमिशन नहीं दी, पेपर फाड़ दिया और सुहान ने तो दोही को जोरदार चाटा भी मारा। प्रेजेंट में ये सारी बातें सोचकर दोही भी समझ आती है कि मैडम जू चाहती है कि वो एक ऐसे पार्टनर को चूज करे जो कि हर दुख और सुख में उसका साथ दे और उसे कभी भी छोड़कर अकेला ना जाए। जिसके बाद दोही मैडम जू की ग्रेवयार्ड से वापस जाने लग जाती है। वॉन भी उसके साथ में होता है और वहीं साइड में हम उन सारे माफिया गुंडों को देखते हैं जिसके बॉस को गवर्नर ने मारा था और वो लोग बहुत ज्यादा सैड हो रहे थे। साथ ही वो अपने बॉस को ये प्रॉमिस भी करने लग जाते हैं कि हर हाल में वो वॉन को ढूंढकर मार डालेंगे और उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। रेस्टोरेंट की फाइट वाली वीडियो भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन वॉन की सुपर पावर वाली क्लिप्स उसमें से गायब थी। सीन शिफ्ट होता है और 2 साल पहले का दिखाया जाता है जिसमें वॉन एक हिस्टोरिकल प्लेस में था और अचानक से वॉन की आंख खुल जाती है और वो मिस्टर पार्क को बोलता है कि उसे अपने इंसान होने की सारी मेमोरीज धीरे धीरे याद आ रही है, लेकिन वो अभी तक अपना नाम नहीं जान पाया है। मिस्टर पार्क भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप धीरे धीरे ह्यूमन बनते जा रहे हैं क्योंकि आपके पास आपकी पावर्स नहीं है। और वॉन भी बहुत ज्यादा डर जाता है, यानी कि अब तो वो जल्द ही इंसानों की तरह बुढ़ा हो जाएगा और उसकी सारी हॉटनेस और हैंडसमनेस खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जब वो दोही के साथ होता है तो बार बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि ये सब कुछ मैं अपने मेंटल पीस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अपनी पावर्स के बिना मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। और इसका फायदा पूरी तरह से दोही भी उठा रही होती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा हाथ ऐसे पकड़ नहीं सकते वरना लोग क्या सोचेंगे, हमारे बीच में तो कोई रिश्ता भी नहीं है और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ये बोलकर वो उससे अपना हाथ बार बार झटक झटक के हटा रही होती है। और जैसे ही वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं दोही अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि जिस इंसान के साथ में मैडम जू ने उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी वो उसे मिलना चाहती है और उसके साथ दोबारा डेट पर जाना चाहती है। वॉन भी वहीं पर पीछे खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। जिसके बाद ये दोनों मिलकर सारे स्टाफ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार दोही पर हमला किसने किया होगा। लेकिन फुटेज बहुत ज्यादा थी और इसलिए बेचारा वॉन तो थक जाता है। जहां वो अपनी पावर का यूज करने के लिए बोलता है तो दोही भी इसका पूरा फायदा उठाती है और उसे अपना हाथ देती है। जैसे ही वो उसका हाथ छूता है और चुटकी मारता है, लेकिन उसकी पावर तो काम नहीं कर रही थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं मेरी पावर सच में खत्म तो नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उसकी पावर दोबारा से काम करने लग जाती है, जहाँ से वो दोनों के दोनों सीधा टेलीपोर्ट होकर एक सुनसान से रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे लाइट्स भी ऑफ थी। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और बाहर उनका स्टाफ वॉन और दोही की बातें कर रहा होता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनकी काफी रोमांटिक वाली बातें भी चल रही होती हैं। ये सब सुनकर उन दोनों को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है और दोनों शर्माने लग जाते हैं। गोवन का हाथ वहाँ पर लग जाता है जिससे कि शोर हो जाता है। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता क्योंकि वॉन और दोही दोनों ही टेलीपोर्ट होकर बाहर ग्राउंड में जो पहुँच चुके थे और फटाक से वो दोनों फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जोई नाम की लड़की वॉन पर सीधा लाइन मारते हुए बोलती है कि हमने आपके लिए वेलकम पार्टी रखी है जिसमें आपको जरूर आना है और आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। ये सारी बातें वॉन को तो काफी अजीब लग रही होती है कि ये इंसान कितने ज्यादा बुद्धू होते हैं। खूनी ने भी दोही के खिलाफ सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा कर रख ली होती है और अब उसका टारगेट पूरी तरह से दोही होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ माफिया बॉस के गुंडे बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें वॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा होता है और उसी टाइम पे फ्रूट की ट्री के नीचे उन्हें एक लेटर मिलता है और उसमें वॉन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि वो दोही का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है और अभी वो कहाँ पर होगा। और दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि उस खूनी ने ही माफिया गुंडों को दी थी। वहीं एक फ्लैशबैक से हमें ये भी पता चल जाता है कि मैडम जू जिस दिन उस मिस्टीरियस मैन को डांट रही थी और उसी ने उनकी मेडिसिन भी चेंज की थी। और वो कौन है दोस्तों ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है। वेल तो यहाँ पे दोही भी सारी फुटेज देख रही होती है और उसे भी पता चल जाता है कि बीच की फुटेज गायब है, यानी किसी ने निकाल ली है। नेक्स्ट सीन में वॉन अपनी वेलकम पार्टी में स्टाफ के साथ में गया हुआ होता है जहां वो दोही को भी अपने साथ में लेकर गया था क्योंकि शायद उसे उसकी पावर की जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन भाई बॉस को अपने सामने देखकर सब लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और फिर दोही उन सबको कंफर्ट कराने लगती है। और जैसे ही वॉन अपनी पावर यूज करने के लिए दोही का हाथ पकड़ता है तो जोई की चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है और वो उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेती है, जिससे कि इस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि उसको अपने वॉन पे बड़ा वाला क्रश जो था।
स्टाफ के ये पूछते ही कि आखिरकार आपने हमारी बॉस को रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्या वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? तो वॉन उन्हें बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, दो ही मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और ये सुनकर दो ही तो काफी खुश हो जाती है मन ही मन। लेकिन जैसे ही वॉन बोलता है कि जैसे कि मुझे पॉक बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मैं उससे शादी तो नहीं कर सकता ना, और ये सुनते ही दोही को तो काफी गुस्सा आता है और उठकर वहाँ से गुस्सा होकर जाने लग जाती है। डेविल उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन दोनों में बहस हो जाती है और डेविल को भी गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे ही फिर वॉन का गुस्सा शांत होता है तो उसे याद आता है और उसे दोही की चिंता होने लग जाती है। और वहीं दोही को भी सुनसान रास्ते में काफी डर लग रहा होता है। वो भी फटाक से वॉन को फोन लगाती है, लेकिन उसी टाइम पर वॉन के पास माफिया के गुंडे पहुंच जाते हैं और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। जहाँ पहले तो वॉन उनसे बच के भागता है क्योंकि उसके पास उसकी सुपर पावर जो नहीं थी, लेकिन वो लोग उसे बैट से बहुत मारते हैं, तो उसके सर से खून निकलने लग जाता है। जहाँ पर भागते हुए दोही पहुंच जाती है और एक सीटी मारकर गोली निकालकर उनके ऊपर चलाने लग जाती है, जो कि दोस्तों एक असली गोली नहीं थी बल्कि वो तो एक सिंपल सा पेपर स्प्रे था। वो भागते हुए फिर वॉन के पास आती है। वॉन उसे इस स्टाइल में पकड़ लेता है और उसका जैसे ही वो हाथ पकड़ता है उसके पास उसकी सुपर पावर वापस आ जाती है। दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें टैंगो डांस आता है? दोही को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उसके साथ में टैंगो डांस करने लग जाता है और अपनी सुपर पावर से सारे माफिया गुंडों को भी डांस करवाने लग जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी पावर से उन सब के चाकुओं को दूर फेंक देता है और तो और दोही से ही उनकी खूब सारी पिटाई लगवा देता है। वो दोनों डांस के साथ साथ एक जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं और लिटरली ये सीन गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। और वही मौका पाते ही खूनी ने भी उनकी सारी वीडियोस बना ली थी। फिर जैसे ही टैंगो डांस फिनिश होता है तो अपने डेविल को मिस्टर पार्क के बताए हुए बॉडीगार्ड बनने के 3 रूल उसे फटाक से याद आने लग जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी बॉस को कभी भी अपनी आंखों से दूर मत जाने देना, हमेशा उनके साथ में रहना और सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज की बॉस के प्यार में मत पड़ जाना। लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा ही हो रहा था और दोनों के बीच प्यार पनपने लग गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वो तो बस दोही की आंखों में खो जाता है और जैसे ही वो अचानक से होश में आता है वो तो उसने नजरें ही चुराने लग जाता है। दोही भी ये बात समझ आती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वॉन तो उसे बिना कुछ बोले ही उसे अपने साथ में ले जाता है और हाथ पकड़ के उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है। बार बार हमारा डीमन दोही से नजर चुरा रहा होता है। जैसे ही लिफ्ट में जाता है उसकी सांस में सांस आती है और अपने दिल पर हाथ रखता है, जो कि बहुत जोरों से धड़क रहा होता है। और ऐसा दोस्त के साथ 200 सालों में पहली बार हुआ था, जिससे कि वॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सरी जब अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसका ध्यान अपने से ज्यादा तो वॉन और दोही की साइड में होता है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। मिस्टर पार्क उसकी बैंडेज करते हैं और वो वॉन से पूछती है कि क्या बॉस और दोही के बीच में कुछ चल रहा है, जहाँ पर मिस्टर पार्क उसे समझाते हुए कहते हैं कि वैसे ये होना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे बॉस के सीने में जो दिल है ना वो तो एकदम आइसक्रीम की तरह फ्रीज हो चुका है, जिसका पिघलना बहुत मुश्किल है। और ये बात तो तुम बहुत ही अच्छे से जानती होगी, क्योंकि तुम भी तो 2 सालों से बॉस पे लाइन मार रही हो, लेकिन वो तो तुम्हें घास ही नहीं डालते। यहाँ वॉन भी दोही के बारे में सोच के काफी कंफ्यूज हुए जा रहा था कि आखिरकार उसे एक इंसान के लिए फीलिंग्स कैसे आ सकती हैं। वही हमारी दोही का भी यही हाल था। वो भी वॉन के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार वो मुझसे ऐसे नजरें क्यों चुरा रहा था। वॉन का सारा गुस्सा तो वो अपने दांतों पर उतारती है, यानी कि जोरों से ब्रश करने लग जाती है और उसके बाद वो फोन में चेक कर रही होती है कि ज्यादा लेट नहीं हुआ है अभी, और इसलिए वो सोचती है कि वो सीधा जाके वॉन से ही इसके बारे में पूछ लेगी और सीधा उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ वॉन भी जब शावर ले रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वो भी दोही के बारे में सोच रहा होता है और अपने दिल और दिमाग को समझाते हुए कहता है कि उसे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ही क्लियर है और दोही के लिए उसे कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और वहीं जैसे ही दोही उसके ऑफिस में अंदर एंटर होती है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है। काफी कुर से देख रही होती है। वहीं उसके पीछे सरी अपनी तलवार लेकर पहुंच जाती है। दोनों ही फिर एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और यहाँ दोही ने तो अपनी पेपर स्प्रे वाली गन निकाल ली थी और वहीं सरी भी अपनी तलवार के साथ होती है। लेकिन सरी यहाँ दोही को पहचान जाती है और उससे कहती है कि हमारे बॉस रात के टाइम किसी से नहीं मिलते। लेकिन सरी भी उसे वहाँ से ये बोलकर निकल जाती कि तुम्हारे बॉस और मेरा रिलेशन काफी खास है, और ये बोलकर सीधा उसकी ऑफिस के अंदर पहुँच जाती है और बहुत सारी घड़ियों को वहाँ पर देखती है, जिन्हें देखते ही वो तो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इतनी सारी घड़ियां यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन वो तो जानती ही नहीं थी कि ये सारी वॉन की कॉन्ट्रैक्ट क्लॉक्स हैं। सामने ही उसे बुक शेल्फ पर एक चमकती हुई माई डीमन वाली बुक दिखाई देती है, जिसे कि वो बस लेनी जा रही होती है, लेकिन वो थोड़ा हाइट पे होती है और वहाँ पर तभी अपना हैंडसम हीरो पहुँच जाता है। सॉरी क्योंकि ये हमारा हैंडसम हीरो नहीं बल्कि अपना हैंडसम डेविल है, यानी कि डीमन है।
वेल तो वो दोही को पूछते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वैसे भी किसी दूसरे के सामान को बिना पूछे नहीं छूना चाहिए, स्पेशली मेरे सामान को। और इसी टाइम पर दोही हमारी डेविल के गले में क्रॉस का लॉकेट नोटिस करती है और साथ ही उसकी हॉट बॉडी को भी घूरने लग जाती है, और इसके बाद तो वो शर्मा ही जाती है। लेकिन उसी टाइम पर सैरी भी डोर के बाहर से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। वॉन ये देख लेता है जैसे ही वो गेट खोलता है तो सैरी तो वहाँ पर उसे बेबी बेबी बोलकर दोही के सामने वॉन की बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है, जैसे कि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है, और साथ ही उसे बोलती है कि बेबी किसी के भी सामने ऐसे हाफ शर्ट होके मत जाया करो। जिसके बाद वॉन उसे उसकी डांस प्रैक्टिस का बोलकर वहाँ से भगा देता है। और यहाँ दोही उससे पूछती है कि आखिर ये है कौन तुम्हारी। वॉन बहुत ज्यादा रूड होते हुए उसे अपनी पर्सनल लाइफ में दखल ना देने के लिए बोलता है, जिससे कि दोही थोड़ा सैड हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार मेरी गलती क्या है। जहाँ वॉन उसे बोलता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं तुमसे नाइसली बिहेव करूँ। दोही को उसकी बात बहुत बुरी लग जाती है, वहाँ से ये बोलते हुए निकल जाती है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। वहीं दूसरी तरफ नौसुक का बेटा मियोंग अपने साइकियाट्रिस्ट के पास होता है, जो कि उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, और वहाँ वो उनसे बोलता है कि मेरे हाथों एक खून हो चुका है, जिससे कि डॉक्टर तो काफी डर जाते हैं, और फिर हंसते हुए ये बोलने लग जाता है कि मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। और जैसे ही वो वहाँ से उठकर जा रहा होता है तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि ये तो सच में साइको है, और वह ये सुनते ही मियोंग का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। नौसुक ने भी सारे शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी एक ट्रैप में फंसा दिया होता है, जिससे कि ना चाहते हुए उन्हें भी अपनी पोजीशन बचाने के लिए नौसुक का साथ देना पड़ जाता है, और उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए वो लोग भी फिर मान जाते हैं। डॉक्टर जब वॉशरूम में होते हैं तो अचानक से मियोंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें बेरहमी से साइकोपैथ की तरह मारने लग जाता है, जिससे कि मारते मारते तो उनका दम ही निकल जाता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। नौसुक और उसका बेटा मियोंग दोनों साथ में घर पहुंचते हैं, जहां पर नौसुक ने मियोंग की शर्ट पर ब्लड लगा हुआ देख लिया होता है, लेकिन उस टाइम पर वो उससे कुछ कहता नहीं है और बल्कि अपने रूम में चला जाता है, जहां पर उसकी वाइफ हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रही होती है। साथ ही वो एक सीन देखती है जिसके अंदर मैडम जू अपने ग्रीन हाउस में होती है और अचानक से उनके सीने में पेन होने लग जाता है। जैसे ही वो दवाई निकाल के खाती है तो देखते ही देखते उनकी डेथ हो जाती है। नौसुक फटाक से अपनी वाइफ के कानों से हेडफोन निकाल लेता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है और ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और नौसुक उससे मियोंग के बारे में पूछता है कि आजकल उसे क्या हुआ है, लेकिन वो बोलती है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। वहीं दूसरी तरफ उस खूनी ने उस मिस्टीरियस मैन को माफिया गुंडों के साथ में फाइट वाली दोही और वॉन की वो वीडियो भेजती होती है, लेकिन जिस जगह पर वॉन ने अपनी सुपर पावर का यूज किया था वो सारी के सारी क्लिप्स खराब होती हैं और सही से चलती नहीं है। खूनी भी उस मिस्टीरियस मैन को टाइपिंग के थ्रू बता रहा होता है कि वॉन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास कुछ पावर्स है। और ये जानकर तो मिस्टीरियस मैन और भी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि फिर तो उसके साथ लड़ने में मजा आएगा। नेक्स्ट सीन में वॉन दोही को लेकर सीधा ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन दोनों काफी उखड़े लग रहे थे, एक दूसरे से सही से बात भी नहीं कर रहे थे। और ऑफिस पहुंचते ही सारा स्टाफ तो उनको ही देखने लग जाता है कि लगता है कि बॉस और उनकी बॉडीगार्ड के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। सोई भी, जो कि हमेशा ही वॉन पर लाइन मारती रहती थी, वो भी उसे बोलती है कि लगता है कि बॉस और आपके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, झगड़ा हुआ है। और इनकी सारी बातें सुनकर वॉन तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दोही की सेक्रेटरी मिस शिन बार बार वॉन को दोही के पास कुछ काम के लिए भेज रही थी, लेकिन वो तो उन्हें काफी बार इग्नोर मारा था, जिससे कि उन्हें काफी गुस्सा आता है। और जैसे ही वो आती है तो सारे स्टाफ के साथ साथ वॉन भी उन्हें देखकर डर जाता है और वो उसे डांट कर दोही के पास जाने के लिए कहती हैं। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही दोही अपने कैबिन से बाहर आती है, लिफ्ट से निकलते हुए एक मिस्टीरियस मैन जिसने की ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और हेलमेट लगा रखा था, वो डिलीवरी बॉय बनकर वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे ही वो दोही को छूने के लिए जाता है तो मिशन वहाँ पहुँचकर उसकी अच्छे से धुनाई लगा देती है। वॉन भी सीधा जाकर दोही को संभालते हुए बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और जैसे ही वो लोग उसका हेलमेट हटाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पार्क होते हैं, जो कि वॉन को वहाँ पर देखने के लिए आए थे, क्योंकि उनको वॉन लास्ट नाइट से बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा था। लेकिन यहाँ तो वॉन उनके ऊपर ही गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है कि जब से आपने मुझे वो बॉडीगार्ड वाली मूवी दिखाई है, दोही के पास मैं जब भी जाता हूँ तो उसे देखते ही मेरी हार्ट बीट। और इसके आगे वो कुछ बोलता कि दोही और मिशन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मिस्टर पार्क को दोही की सेक्रेटरी सॉरी बोलती है, लेकिन मिस्टर पार्क तो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो बार बार मिस्टर पार्क का गलत नाम जो ले रही थी। और यहाँ वॉन फिर उससे शांत कराते उन्हें पीछे ही कर लेता है। और वहीं हम दोस्तों खूनी को भी देखते हैं, जो कि भेस बदलकर ऑफिस में पहुंच चुका था और उसका पूरा ध्यान दोही और वॉन के ऊपर ही था।
सीन शिफ्ट होता है, सब लोग मीटिंग में होते हैं जहाँ सारे शेयर होल्डर मिलकर ना चाहते हुए भी नौसुख को प्रेसिडेंट बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्र वाली बात कुछ थी नहीं, क्योंकि नौसुख सिर्फ तब तक ही प्रेसिडेंट रहने वाला था जब तक कि दोही मैडम जू की रखी गई कंडीशन को पूरी नहीं कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, वही शादी वाली कंडीशन जिसमें दोही को 1 साल के अंदर ही शादी करनी होगी और उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट बन सकती है। मीटिंग खत्म होते ही स्वान तो फिर से पहुंच आती है दोही को ताना मारने के लिए, लेकिन इस बार सोनवक उसका पूरा साथ दे रहा होता है और ये बात सोन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इसलिए वो तो उल्टा उसको भी ताना मारकर वहाँ से चली जाती है। वॉन भी बाहर खड़े होकर दोही का वेट कर रहा होता है, जहाँ सुआन जाकर उसको अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलती है कि मैं तुमसे उस दिन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई जब तुमने दोही को रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही उसे बोलती कि तुम बहुत हैंडसम हो और मैं तुम्हें एक अच्छा एक्टर भी बना सकती हूँ और इसलिए चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। लेकिन अपने डेविल को तो इन सब में इंटरेस्ट नहीं था और वहाँ से उसे मना करके चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है दोही और सोनवक को साथ में देता है, जहाँ सोनवक उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने दोही की इतनी ज्यादा केयर चुकी थी और उसे सारी प्रॉब्लम से बचाया था। और साथ ही बोलता है कि मेरी दोही का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। अब भाई मेरी दोही सुनते ही डेविल को तो जेलसी होने लग जाती है। सीन में सोनवक दोही को पिछले साल हुए मेरे ग्रुप में बहुत बड़े घोटाले के बारे में बता रहा होता है, जो कि काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। और वहीं अपना डेविल बेचारा गाड़ी के बाहर होता है, जो कि सोच रहा था कि आखिरकार ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं इतनी देर से। तो फिर नेक्स्ट सीन में वॉन और दोही दोनों के दोनों इंस्पेक्टर के पास खूनी का स्केच लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें खूनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि वो खूनी बार बार मास्क पहनता था और इसीलिए इंस्पेक्टर को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर फिर दोनों बाहर आते हैं, जहाँ दोही बोलती है कि अब तो उसे मैदान में उतरना ही होगा उस खूनी को पकड़ने के लिए, यानी कि वो अब अपनी जान को दांव पर लगाएगी। वॉन उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहा होता है क्योंकि काफी रिस्की हो सकता है, लेकिन दोही बोलती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद वो वॉन के साथ अपनी उसी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए पहुंच आती है, जो कि मैडम जू ने उसके लिए रखी थी, लेकिन उस दिन वो उससे मिल नहीं पाई थी। प्रोसिक्यूटर जोई उससे हाथ मिलाता है और बहुत ज्यादा फ्लर्ट मार रहा होता है। ये देखकर वॉन को तो काफी जेलसी हो रही थी। प्रोसिक्यूटर जोई ने दोही के लिए बहुत सारा खाना मंगवा लिया था और साथ ही वो उसके ऊपर काफी चीजी और पिकअप लाइन मार रहा होता है और बेचारी दोही को ना चाहते हुए भी नकली मुस्कुराना पड़ जाता है। और यहाँ डेविल को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है उसकी ये सारी बातें और इतनी ऊट पटांग हरकतें देख कर। लास्ट में दोस्तों जब हमारे डेविल से रहा नहीं जाता, उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, तो फटाक से दोही का हाथ पकड़ लेता है और अपनी पावर का यूज करता है, जिससे कि लॉबस्टर जिंदा होकर प्रोसिक्यूटर जोई का मुंह ही पकड़ लेता है, जिससे कि उनके पूरे लिप्स तो फूलकर लाल हो जाते हैं। दोही को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो प्रोसिक्यूटर जोई को बोलती है कि हम आज ही अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लेंगे। और ये सुनते ही प्रोसिक्यूटर जोई के साथ साथ वॉन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि अचानक से इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है। गाड़ी में वॉन दोही को समझाते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें उस बेवकूफ से शादी करने की क्या ही जरूरत पड़ गई है। तो दोही उसे बोलती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं जो भी कर रही हूँ ना बहुत ही सोच समझ के कर रही हूँ। रास्ते में ही बीच में गाड़ी रोककर दोही का हाथ पकड़कर वो उससे बोलता है कि अगर एक बार खूनी मिल गया तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा ना। जिस पर दोही हाँ बोलती है और फटाक से वो फिर उसे उस गुंडे माफिया के पास में ले जाता है, जहाँ उसके सारे गुंडे दोही और वॉन को देखते ही 9-11 हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो उनका हाल हुआ था उन्हें सब याद जो आ गया था। वॉन उनकी बॉस से उस खूनी का स्केच दिखा के उसके बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन माफिया बॉस को काफी गुस्सा आता है। वो चीजें उठा के वॉन के ऊपर फेंकने लग जाता है, जिनसे कि वॉन तो आसानी से बच जाता है और उसे भी काफी गुस्सा आने लग जाता है और दोही का हाथ पकड़ता है और अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करते एक फोक से उसके ऊपर निशाना लगाता है, जिससे कि माफिया गुंडा डर जाता है और बोलता है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन वॉन को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है कि वैसे भी अब तुम्हारा टाइम फिनिश हो चुका है और सारा सामान उठाकर उसके ऊपर फेंकने वाला होता है। दोही उसे रोकती है, वो नहीं रुक रहा था, इसलिए अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिससे कि सारा सामान माफिया गुंडे के पास जाकर रुक जाता है और वो भी वहाँ से डर कर 9-11 हो जाता है। वॉन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर दोही उसका रीजन पूछती है, तो वॉन बोलता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ पूरी तरह से मिस हो चुकी है। मेरी लाइफ तुम्हारे आने से पहले बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मैं बहुत ज्यादा खुश था। दोही को वॉन की इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है, तो ठीक है आज से तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दोही बहुत ज्यादा सैड हो गई थी वॉन के चक्कर में और जैसे ही वो अपनी अपार्टमेंट में पहुंचती है तो हम देखते हैं कि खूनी उसका पीछा कर रहा था, यानी कि भाई उसके पास ये काफी अच्छा मौका था। जिसके बाद दोही को अपने रूम से कुछ सॉन्ग की आवाज सुनाई देती है, जो कि धीरे धीरे तेज होने लग जाती है। जैसे ही दोही उसे देखने चाहती है तो वो खूनी वहाँ पहुंचकर दोही को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे टेरेस से लटका देता है।
जैसे ही फिर दोही को होश आता है तो वो उसे ना मारने की रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन वो तो मानता ही नहीं है। खूनी दोही को मारने के लिए सीधा उसके अपार्टमेंट में पहुंच चुका था और वो उसके ऊपर लगातार वार कर रहा होता है, जिससे कि दोही से उसके फोन का साइड बटन दब जाता है और एक इमरजेंसी मैसेज सीधा वॉन के पास पहुंच जाता है, जिससे कि वो काफी घबरा जाता है, जो कि बैठकर थिएटर में सेरी का डांस देख रहा था। फटाक से वहाँ से निकलते हुए भागता है वो दोही को बचाने के लिए, लेकिन खूनी बहुत ज्यादा शातिर था और उसने ऑलरेडी लिफ्ट खराब करके रखी थी, जिससे कि वो आराम से बिना किसी दिक्कत के दोही को मौत की घाट उतार सके। वॉन फटाफट से स्टेयर से चढ़ता हुआ जाता है और फाइनली वो दोही के पास तक पहुंच जाता है, जहां खूनी ने उस क्लॉथ को काट दिया था। और जैसे ही दोही गिरने वाली होती है, वॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर खूनी आकर वॉन के ऊपर ही वार करता है, जिससे कि दोनों ही नीचे गिरने लग जाते हैं। वॉन ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था और इसलिए वो अपनी सुपरनैचुरल पावर का यूज करके टेलीपोर्ट होकर बिल्डिंग के अंदर ही स्टेयर्स के पास पहुंच जाते हैं। दोही तो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो सीधा ही वॉन को हक कर लेती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। और दोस्तों यहाँ पर फाइनली वॉन को अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है कि वो तो दोही से प्यार करने लग गया है। सॉनबक भी वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसने कि वॉन और दोही को साथ में देख लिया था। नेक्स्ट सीन में दोही और वॉन दोनों को ही फुटेज देखकर पता चल जाता है कि खूनी के गले पे जो निशान है वो तो सेम है, लेकिन उसकी शक्ल चेंज है, जिसका साफ मतलब है कि वो मास्क पहनता है। दोही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, बालकनी में बैठ के रो रही होती है, जहाँ सॉनवुक आकर उसे कंसोल करने लग जाता है और साथ ही बोलता है कि दोही अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। दोही तो सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पर सीधा हमारा डेविल भी पहुँच जाता है और वो भी दोही को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। ये सुनते ही दोही और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस बैठे हुई दोही सॉनबक और डेविल के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार वो किसको हाँ बोले, क्योंकि वो काफी कंफ्यूज थी उन दोनों के बीच में। और यहाँ डेविल भी बाहर से दोही को देखता हुआ सोच रहा होता है कि भला उसमें सोचने वाली क्या बात है, उस नॉर्मल से इंसान के आगे तो दोही को मुझे ही चुनना चाहिए। जिसका साफ मतलब था दोस्तों कि अपने डेविल को सॉनबक से बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। वेल तो मिस्टर पाक भी वहाँ पर छुपते छुपाते पहुँच आते हैं, क्योंकि इस बार वो मिशन की गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहते थे और वो डेविल के लिए बहुत सारा खाना लेकर आए हुए होते हैं। लेकिन वॉन भी समझ आता है कि उन्हें यहाँ पर सैरी ने वॉन के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है। और जैसे ही मिस्टर पाक को ये पता चलता है ना कि अपने डेविल ने दोही को प्रपोज किया है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बार बार डेविल का मजाक बनाने लगता है कि दोही ने उसे अभी तक हाँ नहीं बोला है। लेकिन उसी टाइम पर वो सॉनबक को वहाँ पर देखता है, जो कि हाथों में फूल लिए दोही के पास पहुँच जाता है, जो कि उसे फूल देकर कल के लिए सॉरी बोल रहा होता है, क्योंकि उसने उसे बिना फूल के ही जो प्रपोज कर दिया था। जिसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होने लग जाती है। माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और दोनों ही फिर अपनी सिचुएशन पे हंसने लग जाते हैं। वॉन तो दोनों को बाहर से देख देख कर जल रहा होता है कि आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात है। मिस्टर पाक भी वहीं पे होते हैं, जो देख लेते हैं कि अपना डेविल कितना ज्यादा जेलसी फील कर रहा है और वो तो उल्टा वॉन को ही छेड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर सॉनबक ने दोही के सामने अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर ली होती है। साथ ही उसने बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा और तुम अपना टाइम लेकर आराम से सोच लो। वॉन को तो इधर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जो कि बार बार खूब सारी कॉफी डालकर और इसमें आइस डालकर कॉफी बनाकर पीने लग जाता है। तभी उसके पास बैठा एक लड़का जिसका नाम सॉन्ग है, वो उसे 100 टिप्स ऑफ लव की एक बुक देता है, क्योंकि वो भी जानता था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यानी कि भाई साफ दिख रहा है कि कुछ और नहीं बल्कि दिल का मामला है। वेल तो उस बुक को पढ़ने के बाद डेविल को थोड़ा अच्छा लगता है और उसे पढ़ने के बाद मुस्कुराते हुए बाहर आ रहा होता है, जहाँ से सीधे सॉनबक मिल जाता है और वो उससे बात करने के लिए बाहर ले जाता है। सॉनबक उसे बोलता है कि जब तुम ऑलरेडी एक बार दोही को रिजेक्ट कर चुके हो उस दिन, तो फिर तुम उसे प्रपोज करके कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जबकि तुम तो उसे प्यार भी नहीं करते और मैं दोही को बचपन से ही बहुत ज्यादा चाहता हूँ। वॉन उसे बीच में ही रोकते हुए बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है, मैं भी दोही को लाइक करता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे शादी से थोड़ा डर लगता है और इसलिए मैंने उस दिन उसे ना बोला था। लेकिन इस वक्त दोही की सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में ही जाने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है नौसुक को उसकी फैमिली के साथ में दिखाया जाता है, जो कि एक इवेंट पे होता है और अपने प्रेसिडेंट की स्पीच दे रहा होता है, जहाँ पर एकदम दास स्टाइल में दोही एंट्री करती है अपने डेविल के साथ। और उसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली दोही इस तरह के इवेंट्स कभी अटेंड करती नहीं थी और आज वो पहली बार आई थी। और जैसे ही वो बोलती है कि कल वो शादी करने वाली है और इसलिए उन सबको
को वहाँ पर इनवाइट करने के लिए पहुंची है। सब तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही नौसुख तो सोच में पड़ जाता है क्योंकि अब उससे उसकी प्रेसिडेंट की पोजीशन तो छिनने वाली थी। और जैसे ही दोई वहाँ से फिर जा रही होती है तो वो वर्कर में उसी खूनी को नोटिस करती है जिसकी नेक पे चोट का निशान था। दोई जैसे उसके पीछे जा रही होती उसका पाँव स्लिप हो जाता है, लेकिन तभी वॉन उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन दोई की वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेडी शेडी होकर बैठी हुई थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, लेकिन वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है और मैडम सू को काफी याद कर रही होती है और अपने सामने ही फिर वो उन्हें इमेजिन भी करने लग जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम्हारी शादी की ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जहाँ पर मैडम सू उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन फिर भी तुम्हें शादी के लिए अच्छी ड्रेस लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दोई उनसे बोलती है कि क्या आप अभी भी इतना ज्यादा बोलती है, और फिर ऐसे ही दोनों बातें करते करते काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर मिशन पहुँच जाती है और दोई अपने होश में वापस आ जाती है। और जैसे ही वो बाहर आती है देखती है कि नौसुख अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर पहुंचा हुआ होता है। दोई की ये बोलते हैं कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप सब लोग यहाँ पर आएंगे। तो नौसुख उसे बोलता है कि आखिरकार हम एक फैमिली है और अगर मोहम्मा जिंदा होती तो वो तुम्हारी शादी के लिए बहुत खुश होती, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो माजरा ही कुछ और था। सुहान और नौसुख दोनों ने कुछ न कुछ प्लानिंग तो जरूर कर रखी थी। दोई के ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। वॉन उसे बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, और उसके बाद ही दोई ने वॉन को चूज कर लिया था। साथ ही दोई ने वॉन के सामने एक लंबा चौड़ा मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी रख दिया था। दोनों की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है, सारे रिचुअल्स चल रहे होते हैं, कसमें वादे ये लोग ले रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही वॉन सबको रोकते हुए धीरे से दोई के कान में बोलता है कि जिंदगी भर साथ रहने वाला वादा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, और ना ही ये पूरा हो सकता है क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी है और तुम्हारी तो खैर छोटी होगी क्योंकि तुम एक मामूली सी इंसान जो हो। जहाँ पर दोई भी हल्की सी स्माइल देते हुए सिचुएशन को संभाल लेती है और बोलती है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा ही होगा। लेकिन सुहान की नजरें तो वॉन से हट ही नहीं रही थी और बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और वही बेचारी जोई की भी आंखें भर आई थी। वो तो वॉन की शादी पर रोने ही लग जाती है क्योंकि वो तो भाई वॉन को अपने साथ जो सेट करना चाहती थी। सॉनबुक भी वहीं पर होता है जो थोड़ा सा सैड होता है, लेकिन दोई को खुश देखकर वो भी अपने दिल को मना ही लेता है। और यहाँ पर मियोंग जो कि दोई को एकदम ही अजीब तरह से देख रहा होता है और उसके दांत देखकर तो दोई को काफी अजीब फील हो रहा होता है और फिर हंसते हुए वहाँ से चला भी जाता है वो, यानी कि वो तो पूरा ही साइको है। फोटोशूट के टाइम पर ना चाहते हुए उन दोनों को पब्लिकली कपल की तरह बिहेव करना था क्योंकि ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। और साथ ही सबके भूलने पर जैसे ही वो लोग किस करने के लिए जा रहे होते हैं तो डेविल अपना थंबनेल दोई के लिप पर रखकर उसके पास आता है, जिससे कि बाकी सब रिपोर्टर्स को लगता है कि उन्होंने सच में ही किस की है। सॉनबुक भी वहीं पर होता है जो कि उन्हें ऐसे साथ में देखकर थोड़ा सैड हो जाता है। मिस्टर पार्क भी वॉन को फोटोशूट के लिए एकदम ही अलग अलग पोजेस बता रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फनी भी लग रहे थे। वहीं सॉनबुक के ये बोलते हैं कि लगता है कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था। दोई उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छे हो और इसीलिए तो तुम मेरी फैमिली हो, जिससे कि सॉनबुक को थोड़ा अच्छा फील होता है। और साथ ही वॉन को देखते हुए बोलता है कि भले वो सबके साथ रूड हो, लेकिन तुम्हारे साथ वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें पसंद भी करता है। लेकिन भाई वॉन को तो दोई के साथ में सॉनबुक बिल्कुल भी जज नहीं रहा होता है और उसके पास जाकर जानबूझकर दोई को बोलता है कि चलो बेबी अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, यानी कि वो जानबूझ के सॉनबुक को जला रहा होता है और जाते हुए उसे बोलता है कि अब वो मेरी वाइफ है और इसलिए उसे घूरना बंद करो। वही सैरी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, सारा सामान तोड़ फोड़ रही होती है क्योंकि उसे वॉन की शादी के बारे में जो मालूम चल गया था। मिस्टर पार्क भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि बॉस ने सिर्फ अपनी पावर वापस लेने के लिए ही शादी की है, लेकिन सैरी वहाँ से ये बोलकर चली जाती है शादी तो आखिर शादी ही होती है ना। खूनी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि इस बार वो फिर से दोई को मार नहीं पाया था और इस बार इसका निशाना कोई और नहीं बल्कि वॉन होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दोई के फ्लैट पहुंचते ही वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ देखकर वॉन तो काफी डर जाता है, ये सोचकर कि शायद खूनी वहाँ पर दोबारा आया था। लेकिन दोई फिर उसे कहती है कि ये सारा सामान तो दोई ने फैलाया था और वेडिंग के चक्कर में उसे साफ करने का टाइम ही नहीं मिला, और ये बोलते ही वो सोफे पे जाके सोने लग जाती है। वॉन फिर उसका हाथ पकड़ता है और अपनी सुपर नेचुरल पावर से धीरे धीरे करके घर की सारी सफाई करने लग जाता है, जो कि गाइस बहुत ज्यादा मजेदार लग रही थी। काश ऐसी पावर हमारे पास भी होती, हमें भी घर की सफाई करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती।
वेल तो उसके बाद दोही वॉन को लेकर एक डस्टबिन के बाहर पहुंच आती है, क्योंकि एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी फेवरेट ड्रेस डस्टबिन में जो फेंक दी थी। वॉन की सुपरनेचुरल पावर का यूज करते हुए वो सारे कपड़े धीरे धीरे बाहर निकाल रही होती है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी, जिसके बाद फाइनली उसे उसकी ड्रेस मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनवक को अपने डेविल के ऊपर शक हो रहा होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और इसीलिए वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए उसके ऑफिस यानी कि सोनवन फाउंडेशन के बारे में, जो कि 1977 में बना था, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। वहीं दोही का सारा शक मियोंग के ऊपर जा रहा था। उसके साइको बिहेवियर और इतनी सारी अजीब हरकतों को देखकर दोही को तो यही लग रहा था कि शायद खूनी कोई और नहीं बल्कि मियोंग ही है। रात में सोते टाइम वॉन को अपनी इंसानी जिंदगी की याद आने लग जाती है, जिसमें वो स्वाट के साथ में एक लड़की को देखता है, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता और उसी टाइम उसकी आंखें भी खुल जाती हैं, जहां वो बाहर देखता है कि दोही तो मस्त बैठी हुई ब्रेकफास्ट कर रही थी और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। साथ ही दोही वॉन्ग को बता रही होती कि उसे मियोंग के ऊपर शक है, और वही हम मियोंग को उसकी जूडो क्लास में देखते हैं, जो कि एक आदमी को बड़ी बेरहमी से उसका गला दबा कर ही मारने लग जाता है। बाकी सारे लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो तो रुकता ही नहीं है, और उसके बाद एक अजीब सी स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ वॉन दोही का हाथ पकड़ते अपनी सुपर पावर का यूज करता है, जिससे कि दोनों टेलीपोर्ट होकर मियोंग की जूडो क्लब के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वहीं पर मियोंग भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी डाउट हो जाता है और वो बस उनकी तरफ देख रहा होता है, जहाँ उसका एक फ्रेंड पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या था, तुम तो उस बंदे को मार ही डाल दे। और जैसे ही मियोंग फिर उसे भी घूर कर देखता है, वो तो डर कर वहाँ से भाग जाता है। मियोंग भी वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि काश मैं उसे मार ही देता। दोही अपना हाथ देकर उसे बोलती है कि जल्दी से मियोंग की गाड़ी का पीछा करो। वॉन बोलता है कि अगर अभी हम उसके पीछे गए तो या तो हम उसकी बैक सीट पर होंगे या फिर उसकी गाड़ी की डिक्की में, और इसलिए फिर वो लोग नॉर्मली टैक्सी लेकर उसका पीछा करते हैं, जहाँ अपना डेविल तो मस्त बैक सीट पर आराम करता है। जिसके बाद वो दोनों सीधा मियोंग का पीछा करने लग जाते हैं। छुप छुप कर उसे देख रहे होते हैं। मियोंग भी एक लॉकर को खोलता है, लेकिन वो वहाँ पे खाली होता है। गुस्से में उसे जोर से बंद करता है, लेकिन उसे डाउट हो जाता है कि कोई तो उसे छुप कर देख रहा है। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, वॉन और दोही वहीं पर छुपे हुए होते हैं, जहाँ दोही का हाथ पकड़कर वॉन अपनी टेलीपोर्ट होने वाली पावर का यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पावर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, जिससे कि दोही तो बहुत ज्यादा डर जाती है और इसलिए वो अपना फेस छुपाने के लिए दोही को ही किस करने लग जाता है, और मियोंग उन्हें किस करता हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है। सिचुएशन तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी, क्योंकि ये इन दोनों की पहली किस थी और दोही तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फोटो बूथ में होने के कारण दोनों की फोटो भी क्लिक हो जाती है। दोही तो बाहर निकल जाती है, लेकिन वो उस फोटो को अपने पास रख लेता है, ये बोलकर कि मैं नहीं चाहता कि मियोंग इन्हें देख ले। लेकिन दोस्तों बात तो कुछ और ही थी। अपना डेविल दोही को लाइक जो करने लग गया था। जैसे ही वॉन बाहर आकर अपनी पावर्स को चेक करता है तो वो फ्लिक कर रही होती है, यानी कि अब वो काम भी करने लग गई थी। दोबारा से दोनों मियोंग का पीछा करते हुए इसके घर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों काफी करीब होते हैं और इससे दोनों की हार्ट बीट काफी फास्ट भी हो चुकी थी। वही जैसे ही मियोंग की मॉम उससे पूछती है कि आजकल तुम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहे हो, तो मियोंग बोलता है कि क्योंकि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं है, और दोबारा से मेरे लिए कोई और साइकियाट्रिस्ट मत ढूंढना। क्योंकि दोस्तों ये तो हमने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि मियोंग ने अपने साइकियाट्रिस्ट को मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ डेविल को अपनी पावर की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी पावर धीरे धीरे फ्लिक होने लग गई थी और दोही को लगता है कि वो सारा ब्लेम उसका दोही के ऊपर डाल रहा है, और ऐसे ही दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सोनवक जब वॉन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उससे उसके सोनवन फाउंडेशन की 1977 की एक फोटो मिल जाती है, जिसमें अपना डेविल भी होता है, और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लग जाता है। यहाँ मिस्टर पार्क डेविल का सामान लेकर आए हुए होते हैं, जहाँ उनका सामना मिशन से हो जाता है। दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं और इसी तरह में बहस स्टार्ट हो जाती है। वॉन का सामान बहुत ज्यादा था, जिसे देखकर दोही को तो गुस्सा ही आने लग जाता है और उसे बोलती है कि ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कि तुम सब कुछ उठा कर ले आए हो, और इसमें से जो भी तुम्हारे काम की चीजें हैं उन सबको रखो, बाकी सब कुछ निकाल दो। वॉन जब अपना सामान बाहर नहीं निकाल रहा होता है तो दोही तो गुस्से में आकर उसे ही घर से बाहर निकाल देती है। वॉन को भी काफी गुस्सा आता है, बोलता है कि क्या सच में शादियाँ ऐसी होती हैं? वही मिशन भी दोही को बोल रही होती है कि अब लग रहा है ना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और जैसे ही दोही उन्हें बोलती है कि लगता है कि आपको कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है शादी का, तो मिशन बोलती है कि हाँ, क्योंकि 5 साल पहले मैंने भी शादी की थी, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और ये सुन के तो दोही और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वही अपना बेचारा डेमन
मिस्टर पार्क के साथ अपना सारा सामान लेकर हुए पार्किंग में बैठा हुआ था। दोही के कॉल का वेट कर रहा था जो कि उसके पास आ भी जाता है, लेकिन डेविल तो अपने ही एटीट्यूड में होता है और बोलता है कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम माफी नहीं मांग लेती। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा काम और मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ी खुशी होगी। सॉनवुक भी वहाँ पर दोही से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है, लेकिन वो वॉन को गाड़ी में नहीं देख पाता। जिसके बाद वो दोही से मिलकर बोलता है कि उसने वॉन के बारे में काफी सारी इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें उसे सॉनवेन फाउंडेशन के 1977 वाली पिक्चर में वॉन की एक फोटो मिली है, जिसका साफ मतलब है कि उसका बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है और वो शायद हमसे कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन दोही तो दोही ठहरी, वो भी बात को संभालते हुए बोलती है कि ये तो वॉन के ग्रैंडपा की फोटो है, यानी कि वो बिल्कुल ही अपने ग्रैंडपा जैसा लगता है। वापस जाते टाइम सॉनवुक वॉन को देख लेता है। वॉन तो उसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर सॉनवुक उसे बोलता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मेरी और दोही के बीच में क्या बात हुई, और इसलिए वॉन फिर मान जाता है। दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ सॉनवुक उसे बोलता है मुझे शक है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, कुछ तो तुम छुपा रहे हो, क्या तुम एक वैम्पायर हो? वॉन थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे खून पीने वाले भद्दे वैम्पायर से कैसे कंपेयर कर सकते हो? सॉनवुक के ये बोलते हैं कि अगर दोही को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वॉन वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि इसकी फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दोही मेरी जिम्मेदारी है और अब मुझे परेशान करना छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ गम की मारी बेचारी दिल टूटी आशिक यानी सरी को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा दुखी होती है। और फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि जब सरी छोटी थी तो उसके डैड छोटे सरी को बहुत ज्यादा मारते थे और शराब पीने के लिए, पैसे कमाने के लिए भी सरी को ही भेजा करते थे। डैड जब सरी को मार रहे होते हैं तो डेविल भी वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसने 10 साल पहले सरी के डैड के साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें 10 मिलियन दिए थे, जो कि उन्होंने सारे के सारे शराब में ही उड़ा दिए, और इसलिए वॉन उनसे उनकी सोल लेने के लिए पहुंचा हुआ था। लेकिन वो तो वॉन को ही काफी उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और वॉन की चुटकी बजाते ही उनकी सोल निकल कर उसके पास आ जाती है और वो वही मर जाते हैं। जैसे ही वॉन वहाँ से जा रहा होता है तो सरी उसे अपने आप को ले जाने के लिए भी बोलती है, लेकिन फिर वॉन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सरी भी बोलती है कि मैं जल्दी आपको ढूंढ लूंगी, भले ही आप डेविल हो लेकिन मेरे लिए तो आप एंजल ही हो, क्योंकि आपने मेरी जान जो बचाई है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है और सरी यही सोच रही होती है कि वॉन तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया है। और उसी टाइम पर कुछ लड़के उसे आकर छेड़ने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपना डेविल एक हीरोइक एंट्री मारते हुए उन सबको अच्छे से मजा चखा देता है और सरी को उन गुंडों से बचा लेता है। जैसे ही वो लोग उसे घर लेकर जाते हैं, बेचारी का दिल काफी बुरी तरह से टूटा हुआ था। वो तो बस यही पूछ रही होती कि मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी रियल मैरिज है या फेक। जहाँ पर ना चाहते हुए भी मिस्टर पार्क के बोले पर फोन उसे बोल देता है कि ये उसकी फेक मैरिज है और फाइनली यहाँ पर सरी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, वहीं पर सो जाती है। वही जैसे ही मिस्टर पार्क को ये पता चलता है कि डेविल को अपने इंसानी रूप वाले सपने आ रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि लगता है कि बॉस की आपकी पावर जाने की वजह से धीरे धीरे आप इंसान बनते जा रहे हैं। फोन बोलता है कि जैसे ही मुझे मेरा हॉली क्रॉस वापस मिल जाएगा सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और मेरे दिल में दोही के लिए जो भी लव इमोशंस जाग रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में खूनी को दिखाया जाता है, जो कि चोरी छुपे वॉन के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पर वो एक हिडन कैमरा लगा देता है। साथ ही उसे वहां पर वॉन की वो डेविल वाली यानी डीमन बुक दिखाई देती है, जो कि शाइन करी होती है और वो उसे चुरा कर वहाँ से ले जाता है। यहाँ वॉन भी अपनी पावर चार्ज करने के लिए दोही के घर में पहुंच जाता है, लेकिन दोही को ऐसे अंधेरे में बैठे हुए देखकर वो तो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद दोनों हाथ पकड़कर एक ही बेड पर लेटे हुए होते हैं, क्योंकि वॉन अपनी पावर्स को चार्ज कर रहा था और यहाँ पर दोही का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो चुका था। दोनों के दोनों बातें करते करते कब सो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे ही मॉर्निंग होती है वॉन प्यार से दोही को देख रहा होता है और जैसे ही दोही अपनी आंखें खोलती है वॉन अपनी आंखों को कर लेता है बंद और दोही उसे देखने लग जाती है। फिर दोनों साथ में अपनी आंखें खोलते हैं और ऐसे ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन फिर उसी टाइम पर उन पर एक बम फूट जाता है और एक आर्टिकल के जरिए ये पता चलता है कि सब जगह ये वाली न्यूज वायरल हो रही है कि मैडम जू का खून किसी और ने नहीं बल्कि दोही ने किया है, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा फायदा दोही को ही होने वाला है, क्योंकि भाई सारी की सारी जायदाद तो दोही के ही नाम है।
और इस न्यूज से सॉनवुक, मिशन, दोही और डेविल सब के सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोही जानती थी कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि नौसुक का ही काम हो सकता है, और इसलिए वो मौका पाते ही ट्रांसफर होकर सीधा नौसुक से मिलने के लिए पहुंच जाती है। और नौसुक भी इसे एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हारी वेडिंग के लिए ना मुझे इससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट कुछ और नहीं सूझा। दोही को काफी गुस्सा आने लग जाता है और उसे ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है कि मैडम जू ने ना एक बार बिल्कुल सही कहा था कि उन्होंने शैतान के बच्चे को ही जन्म दिया है। और ये सुनते ही तो नौसुक को भी गुस्सा आता है और दोही जैसे ही जा रही होती है तो वो तो पीछे से गोली चला देता है, लेकिन वो गोली वो साइड में चलाता है, जिसकी आवाज सुनते ही सीधा वॉन वहाँ पर पहुंच जाता है और दोही को संभाल लेता है। यानी कि भाई अब इनके बीच जंग का ऐलान हो चुका था। जिसके बाद वो दोनों सीधा उसी रिपोर्टर के पास पहुँच जाते हैं जिसने ये न्यूज वायरल की थी, और उसे वहाँ से उठाकर वो एक बैंक में ले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ उसने पैसों के लिए ही तो किया था। पुलिस भी वहाँ पर पहुँचने वाली थी, इसलिए रिपोर्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। उनसे माफी मांगते हुए सारे आर्टिकल्स को डिलीट करने के लिए बोल देता है। और फिर जैसे ही डीमन को ये पता चलता है कि उसकी डीमन बुक गायब हो चुकी है, वो तो काफी घबरा जाता है। दोनों के दोनों उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दोही बोलती है कि मैं भी उस बुक को पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक डीमन के साथ रहती हूँ और मुझे भी तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना। ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, जहाँ खूनी ने हिडन रिकॉर्डर के थ्रू उनकी सारी बातें सुन ली होती है और वो जान जाता है कि वॉन एक डेविल है। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके सारी डीमन बुक को पढ़ लेता है और उसे वॉन के सारे राज मालूम चल जाते हैं। वॉन भी यहाँ पर अपनी सुपर पावर का यूज कर सारा ऑफिस छान लेता है, लेकिन उसे वहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। और उसके बाद ये तीनों सैरी की परफॉर्मेंस देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ सैरी तो उन्हें देखकर काफी जेलस हो जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं क्यों जेलस हो रही हूँ, ये कौन सा कोई रियल कपल है। सैरी वहाँ पर जिस तरह से डांस कर रही थी तो वॉन को अपने सपने वाली उस लड़की के बारे में सब कुछ याद आने लग जाता है कि वो भी कुछ ऐसे ही डांस करती थी, जिससे कि वॉन पे थोड़ा सोच में पड़ जाता है। कि सैरी उससे आकर अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है तो वॉन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ही वॉन को पेंटिंग में सेम वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये होती है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 लड़कियाँ मौजूद थी। दोही के वहाँ पर पहुँचते ही उस माफिया बॉस के गुंडे भी पहुँच जाते हैं, और जैसे ही फिर डेविल अपनी पावर का यूज करके उन्हें मजा चखाने की कोशिश करता है तो उसकी पावर काम नहीं कर रही थी और इसलिए वो वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वो माफिया गुंडे वहाँ पर आकर डेविल को ही बॉस बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी उसकी तरह शक्तिशाली बनना चाहते थे, और इसलिए बोलते कि प्लीज आप हमारे बॉस बन जाइए। ये सुनते ही अपना हैंडसम डीमन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस मिस्टीरियस मैन को देखते हैं, जिसे उस खूनी ने डीमन बुक के साथ साथ दोही और वॉन की बातों वाली सारी रिकॉर्डिंग भी भेज दी होती है, और इससे अब उसे भी मालूम चल चुका था कि वॉन एक डीमन है। खूनी ने भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपना नया फेस चेंज कर लिया था। नेक्स्ट सीन में मैडम जू के मर्डर के जुर्म में पुलिस दोही को पकड़ कर ले जाती है, और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि दोस्तों नौसुक ने ही किया था। वो काफी खुश हो रहा होता है। सॉनवुक भी पुलिस स्टेशन में दोही से मिलने के लिए आता है और उसे बोलता है कि फिक्र मत करो, क्योंकि बिना सबूत के ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बस मुझ पर भरोसा रखो। वहीं हम म्याओ को देखते हैं, जिसके पास खूनी का मैसेज आया हुआ होता है कि डेविल को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे ही वॉन को ये पता चलता है कि दोही को पुलिस पकड़ कर ले गई, वो भागता हुआ उसके पास उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही खूनी जिसने अपनी शक्ल चेंज कर रखी थी वो आकर डेविल के अंदर चाकू मार देता है। साथ ही उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाता है, और वॉन तो सिर्फ दोही का ही नाम पुकार रहा था, जिससे दोही को भी कुछ फील होने लग जाता है। लेकिन उसी टाइम पर मिस्टर पार्क भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जैसे तैसे करके वॉन को बचाते हुए खूनी को मारने लग जाते हैं, जिससे कि उसका मास्क भी निकल जाता है और उसकी शक्ल भी उन्होंने देख ली होती है। मीडिया और रिपोर्टर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन भाई वो तो वॉन की जान को बचाने से ज्यादा अपनी न्यूज को कवर करने में ही बिजी थे। वॉन का बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है, वो बेहोश हो जाता है और उसे उठाकर फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। और जैसे ही बात दोही को मालूम चलती, वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वॉन के पास जाने की जिद करने लग जाती है, लेकिन कोई उसे जाने नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही सॉनवुक वहाँ पर आता है, वो उससे रिक्वेस्ट करती है तो सॉनवुक उसे अपने साथ में ले जाता है। सैरी और मिस्टर पार्क यहाँ पर वॉन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जिसे देखकर सैरी तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है और इसलिए उसका बचना अब बहुत मुश्किल है, यानी कि अब उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक ही रात का वक्त बचा है। ये सुनते ही वो सब लोग रोने लग जाते हैं, जहाँ पर दोही भी पहुंच जाती है। दोही को देखते ही सैरी तो सारा का सारा इल्जाम उसके ऊपर लगाने लग जाती है कि अगर आज वो नहीं होती तो वॉन अभी जिंदा होता। जहाँ पर मिस्टर पार्क उसे संभालते हुए बाहर ले जाते हैं। दोही फिर रूम के अंदर आती है और वॉन को ऐसा देखकर काफी दुखी होती है।
जिसके बाद वो अपना हाथ वॉन के हाथ में रखते हुए उसे उसका हॉली क्रॉस टच करवाते हुए उसे चार्ज करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे वो देखती है कि वॉन तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। लेकिन गाइस हम देखते कि धीरे धीरे पावर काम करने लग जाती हैं। जैसे ही फिर वॉन को होश आता है वो तो उल्टा दोही को छेड़ते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा भारी हो, और दोही फिर उसे देखकर थोड़ा खुश हो जाती है कि तुम्हें होश आ गया। जैसे ही वो डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है, वॉन तो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि मुझे भी चार्ज होना है। लेकिन सच बात तो ये थी कि दोही भी उससे दूर जाना नहीं चाहती थी, और जैसे ही सारी ये सब कुछ देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है। वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सॉनवुक भी ये देख रहा होता है, उसे भी काफी जेलसी फील हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस भिखारी लेडी को देखते हैं जो कि एक बार वॉन को पुलिस स्टेशन में मिली थी। फुल मून को देखते हुए बोलती है कि आखिर उसने उसकी जान बचा ली, लेकिन वो नहीं जानती कि उसने बहुत सारी मुसीबतों को बुलावा दे दिया है। सो अब वो लेडी किस चीज की बात कर रही थी ये तो हमें आगे वीडियो में ही पता चलेगा। वॉन भी आज जब सो रहा होता है तो उसे अचानक से एक बहुत डरावना सपना आता है जिसमें हर तरफ आग ही आग थी और वो उस आग में जल रहा होता है, जिससे कि वो तो डर कर ही उठ जाता है। और मिस्टर पार्क भी वही होता है और उसे संभालने लग जाता है। यहाँ पर दोही को भी पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत उन लोगों के पास में नहीं था। हॉस्पिटल में इतने सारे फ्यूनरल वाले बुके देखकर वॉन को काफी गुस्सा आता है। बाहर जाकर बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, जहाँ पर दोस्त वही माफिया गुंडे होते हैं और वॉन को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं और साथ ही उससे पूछते हैं कि बॉस आखिरकार कौन है जिसने आपके साथ में ये सब कुछ किया, आप हमें उसका नाम बताइए, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वॉन उन सबको खुद से 5 मीटर की दूरी रखने के लिए बोलता है और वो नाप कर उससे दूरी तय करते हैं, जो कि दोस्त काफी ज्यादा फनी लग रहा था। और जैसे ही दोही वहाँ पर पहुँचती है वो सब तो उसे बॉस की वाइफ बोलकर सैल्यूट करने लग जाते हैं और दोही को देखकर वॉन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सॉनवुक को वॉन के साथ साथ दोही के ऊपर भी शक होने लग गया था कि वो कुछ तो छुपा रही है। खूनी का भी यहाँ पर काफी बुरा हाल था क्योंकि डेविल ने उसकी शक्ल देख ली थी, इसलिए उसे काफी डर लग रहा होता है, जिससे कि वो साइको खूनी तो अपने आप को ही जख्म देने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारा डेविल चार्ज होने के बहाने पहले तो दोही का हाथ पकड़ के लेटता है, उसके बाद धीरे धीरे उसे हग करके ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही दोही की आंख खुलती है वो तो प्यार से ही डीमन को देख रही होती है, और जैसे ही फिर वॉन की आंखें खुलती है दोही नॉर्मल हो जाती है और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ डीमन भी नहीं मानता और जबरदस्ती दोही के साथ साथ वो भी उसके ऑफिस पहुँच जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जानते थे कि इनकी जान को खतरा है और अब इन दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उस रिपोर्टर ने भी सबके सामने दोही वाली झूठे न्यूज फैलाने के लिए माफी मांग ली थी, और ये सारा का सारा दोही का स्टाफ भी देख रहा था, जिससे कि वो काफी खुश हो जाते हैं कि दोही एकदम निर्दोष साबित हो चुकी है। जैसे ही फिर वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और मिस्टर पार्क तो डर कर सीधा मिशन की गोद में ही बैठ जाते हैं, और ये देख कर तो सब हंसने लग जाते हैं। दोही भी काफी खुश होती है और सब जानते थे कि ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि हमारे हैंडसम डेविल की वजह से ही हुआ है, इसलिए सब लोग उसे ही केक कट करने के लिए बोलते हैं। और वॉन तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसका फेवरेट केक जो रखा था। लेकिन जैसे ही वो कैंडल बुझाने जाता है तो उसे वही अपना आग वाला सपना आता है, जिससे कि वो काफी डर जाता है और मिस्टर पार्क उसे बाहर ले जाकर उसके सपने के बारे में पूछते हैं, जहाँ ये पता चलता है कि धीरे धीरे वो सच में इंसान बनता जा रहा है। सैरी भी यहाँ पर दोही के ऑफिस में पहुंच चुकी थी और दोही को काफी भला बुरा बोलते हुए कह रही होती है कि तुम वॉन का यूज कर रही हो और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में ही अब वो डेविल से इंसान बन रहा है, उसकी पावर्स खत्म होती जा रही हैं। और जैसे ही वो बाहर आती है उसे वॉन दिखता है, जाकर सीधा ही उसे लिपट जाती है और ये देखकर तो पूरा ऑफिस स्टाफ शॉक में होता है। रात के टाइम पर वॉन और दोही साथ में होती हैं, लेकिन दोही को नींद नहीं आती और इसलिए वो बैल्कनी में जाकर काफी इमोशनल हो जाती है। मैडम सू को पुकारने लग जाती है, जहाँ पर मैडम सू भी उसकी इमेजिनेशन में पहुंच जाती हैं और वो उनसे बोलते कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं। वॉन की तो इन सब में कुछ गलती नहीं थी और मेरे चक्कर में आज उसकी जान चली जाती। जहाँ पर मैडम सू भी उससे समझाते हुए कहती हैं कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो, जो तुम्हारा दिल कहता है बस वही करो, बाकी किसी की चिंता मत करो। दोनों के बीच में ऐसी इमोशनल बातें होने लग जाती हैं और वहाँ दोही को थोड़ा सुकून मिलता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही डेविल सोकर उठता है उसके हार्ट में अभी भी पेन हो रहा होता है और जैसे ही वो मेडिसिन लेता है दोही वहाँ पहुँच जाती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वहाँ डेविल अपनी क्यूट सी स्माइल देते हुए बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में सब लोग ऑफिस में होते हैं, जहाँ म्योंग भी होता है और डेविल से पूछता है कि अब तो तुम ठीक हो ना, सुना है कि तुम्हारे ऊपर काफी खतरनाक अटैक हुआ था और अगर दोही से दूर रहोगे तो फिर तुम ठीक ही रहोगे, क्योंकि दोही के पास जो भी रहता है वो जिंदा नहीं बचता। ये सुनते ही दोही को तो काफी गुस्सा आता है और वॉन का भी मन कर रहा होता है कि वो तो उसका मुंह ही तोड़ दे,
लेकिन इसके बाद वो लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वोट होने वाला था। मेरे ग्रुप के प्रेसिडेंट के लिए दोही और नौसुक के बीच वोटिंग होने वाली थी, जहां दोही बोलती है कि वो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती और इसलिए नौसुक को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिससे कि सब बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन नौसुक तो काफी खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वॉन उससे ऐसा करने का कारण पूछता है तो दोही बोलती है सच तो ये है कि अब तुम भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी हमले हो चुके हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी मुझसे दूर रहो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। नौसुक और मियांग ये दोनों के दोनों ऊपर से देख रहे होते हैं और फिर वहाँ से एक दूसरे को भी देखकर चले जाते हैं। खूनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे तो यही डर लग रहा था कि ये लोग मुझे अभी तक पकड़ने के लिए क्यों नहीं आए। लेकिन उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उनकी पावर्स अभी काम नहीं कर रही हैं। सोनवुक भी यहाँ पर सिर्फ दोही के बारे में सोच रहा होता है, जिसने उसे ये कहा था कि अब वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है और अब किसी को भी नहीं खोना चाहती, इसलिए वो प्रेसिडेंट भी नहीं बनेगी। सोनवुक भी समझ चुका था कि वो वॉन के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसलिए उसे थोड़ा दुख होता है। जहाँ पर वॉन भी उसे मिलने के लिए पहुंच आता है और उसे पूछता है कि आखिरकार माजरा क्या है। पहले तो दोही मैडम जू की कातिल को ढूंढना चाहती थी, लेकिन अब उसने स्टेप बैक क्यों लिया, जहाँ पर सोनवुक भी उसे सारी सच्चाई बताने लग जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारे चक्कर में ही हो रहा है। हर चीज के लिए वो खुद को ही ब्लेम करने वाली है और सिर्फ तुम्हारे लिए ही उसने गिव अप किया है। सब कुछ सच जाने के बाद तो वॉन सीधा भागता हुआ दोही के पास आता है, जो कि उसे घर में कहीं नहीं मिलती। और दोही यहाँ पर मैडम सू के ग्रीन गार्डन में जाकर उन्हें सॉरी बोल रही होती है, उन्हें मिस कर रही होती है। वॉन भी वहाँ पर पहुँच आता है और उसे पूछता है कि क्या मेरी वजह से तुम मैडम सू की कातिल को नहीं ढूंढना चाहती? मेरी वजह से तुम्हें गिव अप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, साथ में चलते हैं और फाइट बैक करेंगे। जो तुम चाहती हो ना सिर्फ वही करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जहाँ पर दोही उसे फाइनली सब कुछ सच सच बताते हुए बोलती है कि मैंने जिसे भी प्यार किया वो सब मुझसे दूर हो गए। सबसे पहले मेरी फैमिली, उसके बाद मैडम जू और अब तुम। ये सुनते ही डेविल काफी इमोशनल हो जाता है और फटाक से दोही को किस करने लग जाता है और दोही और वो दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वॉन और दोही साथ में होते हैं, दोनों के क्यूट मोमेंट चल रहे होते हैं और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को फर्स्ट किस करते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर तो पानी भी गिरने लग जाता है और वॉन अपनी पावर से फिर उन बूंदों को वहीं रोक देता है। ये देखते ही दोही काफी खुश होती है कि वॉन की पावर वापस आ गई है। जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और अकेले अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और साथ ही साथ वो दोनों तो इंटीमेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉन बहुत ही प्यार से दोही को देख रहा होता है। ये बोलकर उसे अपने साथ में रेस्टोरेंट खाने के लिए ले जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ तो दोही की फर्स्ट डेट बैठा हुआ था, जो कि एक लड़की को बोल रहा होता है कि रिच गर्ल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उनका गुलाम बन के नहीं घूम सकता और इसीलिए मैंने अपनी पिछली डेट को भी रिजेक्ट कर दिया था, जो कि दोस्त किसी और की नहीं बल्कि दोही की ही बात कर रहा होता है। वो नहीं सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। साथ ही वो तो उसे उल्टा सीधा ही बोलने लग जाता है और वो इंसान वहाँ से डर कर भाग जाता है। जिसके बाद फाइनली वॉन और दोही अपना कपल टाइम स्पेंड करते हैं। कपल्स की तरह ही साथ में आइसक्रीम खाते हैं, बोट पर घूम रहे होते हैं और यहाँ वहाँ जाकर तो वॉन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जैसे ही मिस्टर पार्क को ये पता चलता है ना कि वॉन और दोही डेट पर गए हैं, वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, ये सोचते हुए कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कब। घर पहुंचते ही एक लेडी के फोन में वही खूनी वाला सॉन्ग सुनते ही दोही काफी ज्यादा डर जाती है, यानी कि उसके मन का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वॉन भी ये बात बहुत अच्छे से समझ आता है और उसका डर निकालने के लिए वो उसी सेम गाने पर दोही को बैल्कनी में लेकर जाकर डांस कर रहा होता है और बोलता है कि अब से ये गाना सिर्फ हम दोनों का है, जिससे कि दोही भी काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ नौसुक और मियांग गोल्फ खेल रहे होते हैं, तो नौसुक अपने बोर्ड मेंबर को धमकाते हुए कह रहा होता है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो तुम सबको मेरा साथ देना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। जैसे ही फिर वो लोग गाड़ी में घर जा रहे होते हैं, तो नौसुक अपनी मॉम के यानी कि मैडम जू के पुराने बातों को याद करते हुए सोच रहा होता है कि एक बार वो बहुत ज्यादा भीगी हुई थी और बोल रही थी कि मुझे अपने सारे पापों को मिटाना होगा। और इसके बाद वो अपने बेटे यानी मियांग से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या कोई और भी फोन है, क्योंकि उस पे मैसेजेस जो आ रहे थे। जहाँ मियांग बहाना बनाते बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस मैन भी सारे मैसेजेस पढ़ रहा होता है और डेविल ब्रांड की सिगरेट भी पीता है। यहाँ पर ऑफिस में वॉन दोही को बोल रहा होता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बैक स्टेप ना लेकर मैडम जू के कातिल को ढूंढ लेना चाहिए। वो उसे काफी ज्यादा मनाता है, जिससे कि फाइनली दोही भी कन्विंस हो जाती है
और फिर जैसे ही डेविल उसका हाथ पकड़ता है उसकी पावर काम नहीं करती। ये देख कर वो दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वॉन की सारी पावर अच्छे से काम कर रही थी। और फिर उसी टाइम पर सॉनवुक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे दोई से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। ये सुनते ही वॉन तो बाहर आकर कॉफी बनाकर पीने लग जाता है और उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। और वही सारा ऑफिस का स्टाफ चुप चुप के वॉन को देख रहा होता है कि ये इतनी जल्दी आखिरकार कैसे ठीक हो सकता है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पावर तो जरूर है। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि वॉन कोई ड्रिंक पी रहा है वो भी वही सेम ड्रिंक जाकर पीने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन सबको तो यही लग रहा था कि यही ड्रिंक पीकर वॉन स्ट्रॉन्ग बनता है और उसको पावर मिलती है कुछ ना कुछ। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सारे के सारे ऑफिसर भी काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि वो खूनी को ढूंढ तो रहे थे लेकिन वो खूनी उन्हें मिल ही नहीं रहा था। और इसलिए वहाँ पे अचानक से वॉन पहुंच आता है और उस खूनी का स्केच बनवा लेता है। यहाँ पर वॉन के ऑफिस यानी कि सैनवर्ल्ड फाउंडेशन में माफिया के सारे गुंडे मिलकर ये बोलते हुए सफाई कर रहे होते हैं कि आज तो हम हमारे बॉस के ऑफिस को चमका कर ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों वो सफाई से ज्यादा वहाँ पर शोर मचा रहे थे और ये देखकर मिस्टर पार्क भी सोचता है कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा इन सबको रोकने के लिए। और इसीलिए वो फटाक से वॉन को वहाँ पर बुला लेता है। वॉन के वहाँ पर जाते ही सारे के सारे माफिया गुंडे तो काफी खुश हो जाते हैं और उसे बॉस बॉस कहकर बुला रहे होते हैं। वॉन को काफी गुस्सा आता है और साथ ही उन्हें बोलता है कि अगर तुम लोग सच में मेरे लिए कुछ काम करना चाहते हो ना तो ये लो, ये जो खूनी है इसे ढूंढ कर लेकर आओ और अगर तुम लोग नहीं ला सके तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये सुनते ही वो तो अपनी सारी फौज को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है उस खूनी को ढूंढने के लिए। सैरी भी वहाँ पर उसी टाइम पर पहुँच जाती है। दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि सैरी उससे बोल रही थी कि मैंने तो आपसे पहले कहा था कि आप उस दोई से दूर रहिए। देखिए ना उसने आपको एक ही दिन में हॉस्पिटल पहुँचा दिया और इसके चक्कर में आपने अपनी पावर भी खो दी और अब धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हैं। लेकिन वॉन उसे लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि मैं दोई का साथ ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता, तुम इन सबसे दूर रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सीन में दोही और मिशन साथ में होते हैं। काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है उन लोगों ने और जैसे ही वॉन के पास दोही का फोन आता है वो उसे बोलती है कि अभी प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। वो तो भागता भागता वहाँ पर जाता है, काफी खुश होता है। लेकिन जैसे ही वो दोही और मिशन की हरकतें देखता है वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि नशे की हालत में वो दोनों ही काफी ज्यादा उटपटांग हरकतें कर रही होती हैं। बेचारा अपना डेविल इन दोनों ठल्ली लड़कियों को हैंडल नहीं कर पाता और इसलिए वो फटाक से मिस्टर पार्क को वहाँ पर बुला लेता है ताकि वो मिशन को उसके घर छोड़ाए और वो खुद दोही को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दोही काफी खुश होती है और काफी ऐसे प्यार से बातें कर रही होती है और दोही को ऐसे देखकर तो हमारा वॉन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और वही नोकझोंक चल रही होती है मिशन और मिस्टर पार्क के बीच में क्योंकि जैसे ही मिस्टर पार्क उनसे पूछते हैं कि आपके घर का एड्रेस क्या है, मिशन तो उसी के ऊपर ये बोलते हुए गुस्सा करने लग जाती है कि आखिरकार तुम मेरे घर क्यों जाना चाहते हो। लेकिन जैसे ही मिस्टर पार्क बोलते हैं क्योंकि मुझे आपको आपके घर छोड़ना है, तो मिशन तो उससे काफी क्यूटली बात कर रही होती है और साथ ही उसकी काफी तारीफ भी करने लग जाती है, जहाँ मिस्टर पार्क तो शर्मा ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माफिया बॉस के सारे गुंडे इस खूनी को पकड़ने में जोरों शोरों से लगे हुए थे और दोस्तों यहाँ पर वो खूनी भी उस मिस्टीरियस मैन के पास में पहुंच जाता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते, जहाँ देखते ही देखते वो तो उसे मार ही डालता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है वो मिस्टीरियस मैन कोई और नहीं बल्कि नोजुकी है और उसने खूनी को इसलिए मार दिया है क्योंकि वो जान चुका था कि पुलिस और माफिया गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मैडम जो नोजुकी के ऊपर काफी चिल्ला रही होती है और उसे काफी डांट रही होती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है मैडम जो को किसी और ने नहीं बल्कि नोजुक ने ही मारा है। और साथ ही जब वो उनका लेटर पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा था कि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है कि मैंने एक शैतान के बच्चे को जन्म दिया है। यहाँ जैसे ही दोई सोकर उठती है ना उसे तो हैंगओवर होने लग जाता है। वॉन तो उसे की मजे लेने लग जाता है और उसे बता रहा होता है कि उसने रात में कैसी कैसी उठपटांग सी हरकतें की थी, जिसे सुनते ही दोई तो शर्मा जाती है और उसी टाइम पर उसे पुलिस का कॉल आ जाता है और उन्हें खूनी के बारे में सब मालूम चल जाता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो ये जानने के बाद कि खूनी को जलाकर मारा गया था और उसके बाद भी उसके दिल पर चाकू से वार किया गया, वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सॉनवुक भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वॉन दोही को वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि सॉनवुक के साथ तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है। और वो सीधा जाकर अपने ऑफिस में चेक करने लग जाता है जहाँ पर दोस्तों उसे वही रिकॉर्डिंग डिवाइस मिल जाती है और जिससे कि वो सारा का सारा खेल समझ जाता है कि यानी कि खूनी को पहले से ही सब कुछ मालूम चल चुका था और वो उसके बारे में और उसकी पावर के बारे में सब कुछ जानता है। सॉनवुक ने भी यहाँ पर अपने ग्लव्स को जला दिया होता है जिसे उसकी वाइफ भी नोटिस कर लेती है। वो जैसे उसके पास आती है सॉनवुक उसे आकर पीछे से आवाज लगाता है जिससे कि वो तो डर ही जाती है।
वहीं वॉन के ऑफिस में ये देखते ही कि सारी घड़ियां रुक चुकी हैं, वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद भागते हुए सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि जिन जिन लोगों के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी टूट चुके हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि कैंसर का शिकार थी और लास्ट स्टेज पर थी, वॉन ने उसे ठीक किया था, वो दोबारा से बीमार हो गई है। और दोस्तों वहीं पर उसे वही भिखारी औरत भी मिलती है जो कि उसे एक बार पुलिस स्टेशन में मिली थी और उसे देखकर वो समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो फिर उसे एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाती है और उसकी चुटकी बजाते ही बार बार जगहें चेंज हो जाती हैं और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पर फाइनली उसे ये पता चल जाता है ये कोई और नहीं बल्कि गॉड है। दोस्तों ये जानने के बाद तो वॉन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसे उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब उस इंसान की डेथ होगी जिसके पास उसका हॉली सिंबल चला गया है, यानी कि दोही। वहीं दूसरी तरफ सोनवक सीधा सरी से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसे जाकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वॉन के बारे में सब कुछ जानती हो और मैं भी सब कुछ जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं दोही को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। जहाँ पर फाइनली सरी भी उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वॉन कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक डेविल है और इसकी पावर का सोर्स कुछ और नहीं बल्कि दोही के हाथ का वो डैडू है। ये सब कुछ जानकर सोनवक तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं वॉन काफी परेशान होता है जो कि एक ब्रिज के ऊपर अकेला खड़ा हुआ होता है। सच जानने के बाद सोनवक भी वहाँ पर डीमन के बारे में सारी रिसर्च करने लग जाता है और यहाँ पर नौसुक को वो फाइल मिल जाती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि दोही ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी नौसुक को दे दी है। ये जानकर तो उसकी वाइफ काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं फ्लैशबैक में नौसुक एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें मेरे ग्रुप में हुए उस एक्सीडेंट के बारे में लिखा होता है जिसमें दोही के मॉम डैड की डेथ हो गई थी और उसी टाइम पर मैडम सू दोही को अपने साथ अपने घर में रहने के लिए ले आती हैं और वहाँ नौसुक पहली बार दोही से मिलता है। नौसुक उस खूनी के साथ हुई सारी चैट को धीरे धीरे करके डिलीट कर रहा होता है। वही गाइस हम मियोंग को देखते हैं जिसके पास अपने डैड के फोन का सारा एक्सेस उसके दूसरे फोन में होता है, यानी कि इसके सब कुछ पता होता है कि उसका डैड यानी कि नौसुक खूनी से मिला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डीमन घर पहुंचता है देखता है कि दोही ने उसके लिए बहुत ही प्यारा सा केक बनाकर रखा हुआ था और जैसे ही वो उसे टेस्ट करता है ना उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि दोही ने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया था और जैसे ही दोही उसे पूछती है कि कैसा बना तो वो तो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही दोही उसे खुद टेस्ट करने वाली होती है वो उसे रोक कर बोलता है कि हमें इतना प्यारा खूबसूरत केक ऐसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही दोही उसे छीन कर केक खाती है उसे भी समझ में आ जाता है कि इसमें तो नमक है। नेक्स्ट सीन में दोही और वॉन दोनों साथ में बैठे हुए हॉरर मूवी देख रहे होते हैं जिसे देखकर तो दोही बार बार डर रही होती है और डीमन उसके ऊपर हंसने लग जाता है। यहाँ तक कि उसने तो सारे के सारे पॉपकॉर्न भी गिरा दिए थे और फाइनली फिर डरते डरते दोही सो जाती है जहाँ डेविल बोल रहा होता है कि भले ही मैं डीमन क्यों ना हूँ लेकिन मुझे तुम्हें खोने से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं तो तुम्हारे बिना अब जी भी नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो दोही को ले जाके रूम में सुला देता है और वहाँ से उसे ये बोलकर जाने लग जाता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। सीन में वॉन गॉडेस के पास आकर बोलता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं अपने और दोही के ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा। लेकिन गॉडेस उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गेम का यही रूल है कि अगर एक जीतता है तो दूसरे को हारना पड़ता है। लेकिन वॉन वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि अगर मैंने दोही से अपनी पावर वापस ले ली और दोही जिंदा रही तो इसका मतलब होगा कि तुम हार जाओगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, सीधा पार्क के पास पहुँच जाता है। साथ ही उसे बोलता है कि फुल मून की नाइट में मैं दोही से अपनी पावर वापस लेने वाला हूँ और बाई चांस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यहाँ पर सब कुछ तुम्हें संभालना है। और साथ ही सैरी को भी बोल देना कि मैं बहुत दूर चला गया हूँ। और ये सुनकर तो पार्क काफी सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोही बहुत ज्यादा घबरा कर उठती है, वॉन को यहाँ वहाँ ढूंढती है और जब उसे नहीं मिलता तो उसे तो यही लग रहा था कि शायद वो उसे सच में छोड़कर जा चुका है। लेकिन अचानक से वॉन उसके सामने आ जाता है, काफी खुश हो जाती है। साथ ही वॉन उससे बोलता है कि फुल मून के नाइट पर मैं तुमसे अपनी पावर वापस लेने वाला हूँ क्योंकि जिस दिन मेरा टैटू तुम्हारे पास गया था उस दिन भी फुल मून नाइट थी। जिससे कि दोही भी काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, और इस तरह से हमारा हनीमून भी सेलिब्रेट हो जाएगा और फटाक से उसे हग कर लेती है। यहाँ ऑफिस में मिशन और दोही तो एक दूसरे से नजरें ही नहीं मिला पा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें रात वाली सारी अपनी हरकतें जो याद आ रही थी और ये सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। वॉन को भी यहाँ पर पता चल गया था कि दोही ने प्रॉपर्टी पेपर पे साइन कर दिया है और ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि वो इतनी जल्दी साइन कैसे कर सकती है, यानी इसका कुछ न कुछ प्लान तो जरूर होगा। मियोंग भी यहाँ पर अपने डैड के क्लोन फोन को देख रहा होता है जहाँ पर नौसुक के आते ही वो तो उसे फटाक से छुपा लेता है।
ये जानने के बाद कि फुल मून नाइट वॉन की लास्ट नाइट भी हो सकती है, मिस्टर पार्क काफी दुखी हो रहे होते हैं। सारी भी वहाँ पहुँच जाती है और जैसे तैसे फोर्स कर वो तो उससे सारी सच्चाई बाहर निकलवा लेती है और सच जानने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जाकर सीधा दोही से मिलती है, सारी सच्चाई उसे बताते हुए बोलती है कि अगर वॉन को उसकी पावर नहीं मिली तो वो हमेशा के लिए ही इन्फिनिटी आग में जल जाएगा और मारा जाएगा। सबको जानने के बाद दोही तो काफी ज्यादा दुखी होती है। साथ ही सैरी ने तो उसे पॉइजन देकर भी बोल दिया था कि प्लीज वॉन को बचा लो, भले ही इसमें तुम्हारी जान क्यों न चली जाए। वॉन भी वहाँ पर उसी समय पहुँच जाता है और सैरी को डांटते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पर दोही फिर उसे सच पूछने लग जाती है। वॉन उसे समझा रहा होता है लेकिन दोही गुस्सा होकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है कि मुझे सोचने के लिए भी और टाइम चाहिए। और जाकर वो सीधा मिस्टर पार्क से मिलती है और उनसे सच पूछती है और वो भी यही बोलते हैं। वही जब सैरी वापस आ रही होती है तो सोनवुक उसे मिलता है और बातों ही बातों में उसे भी सब सच पता चल जाता है कि दोही की जान खतरे में है। जैसे ही फिर दोही घर पहुंचती है देखती है कि वॉन उसका वेट कर रहा होता है, जहां वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स लौटाने के लिए भले ही मुझे 100 बार पानी में क्यों न जाना पड़े, मैं तैयार हूँ। वॉन भी उसे ये बोलकर हक करने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और नेक्स्ट सीन में दोनों समंदर के किनारे बैठे हुए होते हैं, अपने सारे क्यूट और प्यारे मोमेंट को याद कर दोनों काफी खुश हो रहे होते हैं। देखते फिर रात हो जाती है और वहीं सोनवुक और सैरी भी उन दोनों को रोकने के लिए गाड़ी में उनके पास ही आ रहे होते हैं। साथ ही आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो गुड वर्क या नाइस वर्क तो लिख ही दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वहीं दूसरी तरफ मेरे ग्रुप में फाइनल चेयरमैन की वोटिंग हो रही होती है, जहां पर सुवान के ये पूछते हैं कि मियोंग क्यों नहीं आया। उसकी मॉम तो ये बहाना बनाने लग जाती है कि उसकी तबीयत खराब है, जिससे कि सुवान को तो थोड़ा शक होने लग जाता है। यहाँ पर मियोंग ने दोही और वॉन के ऊपर नजर रखी हुई थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। दोही को देख रहा होता है, उसके हाथ में भी चोट लगी होती है। जहाँ पर गाइस हमें फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि नौसुक को मियोंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि उसने उसके फोन का क्लोन फोन बनाकर रखा, यानी कि उसको सब कुछ पता है और इसलिए उसे काफी गुस्सा आता है। एक रॉड को गर्म करके उसे बहुत ज्यादा मारता है। साथ ही उसे बोलता है कि तुम तो मेरा बेटा बनने के लायक ही नहीं हो और अगर तुम इस लायक हो तो ये तुम्हें साबित करना होगा। और उसकी मॉम तो ये सारी चीखें सुनकर अपना हेडफोन लगाकर ही बैठ जाती है। जैसे ही फिर दोही पेट्रोल पंप की शॉप के अंदर वॉन का फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेने के लिए जा रही होती है और वो बाहर आती है तो मियोंग उसे जोरदार टक्कर मारता है, जिससे कि वो तो वहीं पर गिर जाती है। सारा सामान भी फैल जाता है। ये देखकर डीमन उसे बचाने के लिए जाता है। सोनवुक और सैरी भी वहाँ पर पहुँच गए थे। सोनवुक भी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन देखते ही देखते दोस्तों उसी टाइम पर ब्लास्ट हो जाता है पेट्रोल पंप में। चारों तरफ आग फैली हुई होती है। जैसे ही डीमन उसे बचाने के लिए जाता है, सैरी उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दोही को तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन वॉन उसे ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है कि मैं दोही के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। और सोनवुक भी सच जानकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। यहाँ पर वोटिंग के अकॉर्डिंग मेरे ग्रुप का चेयरमैन फाइनली नौसुक बन जाता है। जैसे ही फिर डेविल दोही को बचाने के लिए अंदर जाता है, देखता है वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ था जिसमें दोही ने लिखा हुआ था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी जैसे तुमने हमेशा मुझे किया है और मैं अपने लवर को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। ये सब कुछ देखकर डेविल बहुत ज्यादा दुखी होता है और दोही भी उसे वहीं पड़ी हुई मिलती है। लेकिन जैसे ही उसके पास जा रहा होता है, अचानक से उसके ऊपर भी आग गिर जाती है और वॉन भी नीचे गिर जाता है। और यहाँ सोनवुक हेल्प के लिए फोन पर किसी को बुला रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है अपना डेविल दोही को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लेकर आ रहा होता है। दोनों के फेस पर या बॉडी पे कोई भी चोट नहीं होती है और देखते ही देखते दोही को भी होश आ जाता है। दोही के ये पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे तैसे करके हमारे डेविल ने दोही का हाथ पकड़ लिया था और फिर उसकी पावर एक्टिवेट हो गई, जिससे कि उसका हॉली साइन उसके हाथ में ट्रांसफर हो गया और इस तरह से वो दोनों बच गए। और उसे अपना टैटू दिखाते हुए कहता है कि उसकी पावर वापस आ गई है। ये देखकर तो दोही काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे दोनों ऑफिस में केक कट करके इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। वही वॉन को वापस देखकर पार्क बहुत ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद वॉन का नेक्स्ट डीलर एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी इच्छा होती है कि उसकी वाइफ उसे आखिरी बार याद कर ले क्योंकि उसे कोई बीमारी थी। वॉन फिर उसकी विश पूरी करके दोही के पास पहुंच जाता है, जहां से दोनों कल्प्रिट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वॉन को सबसे पहले शिन पर शक होता है और वो उसका पीछा करते हैं, जहाँ पर शिन से मिलने के लिए एक आदमी आता है और उसे एक रेड बॉक्स देता है।
लेकिन जब वॉन और दोही उसके पास जाते हैं तो पता लगता है कि वो आदमी तो पाक है और दोनों ही रिलेशनशिप में है। जिसके बाद वॉन को सोते हुए फिर से वही सपना आता है और वो उस लड़की का फेस नहीं देख पाता, लेकिन उसे अपना लॉकेट दे देता है। वो अपने सपने के बारे में जुनसुक को बताता है तो वो उससे कहती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम इंसान ही बनना चाहते हो। तुम्हारी और उसकी किस्मत अपने समय को दोहरा रही है। वॉन उसकी बातों पर ट्रस्ट किए बिना ही चला जाता है और सैरी को देख रहा होता है। साथ ही उसे लगता है कि उसके सपने में आने वाली लड़की शायद वही है। वहीं सुयोग दोही की कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करता है, लेकिन दोही मना कर देती है तो वो उसे मैडम जो और उसके मॉम डैड की एक फोटो देकर वहाँ से जाने लगता है और उसे दोबारा सोचने के लिए कहता है। वॉन भी उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सुनवक भी वहाँ पर वॉन की टैटू को नोटिस कर लेता है और उसके बाद दोही उस फोटो को देखकर काफी सैड होती है। जहाँ पर तभी वॉन उसके पास आता है और वो उसे बताती है कि जब उसका 11th बर्थडे था तब उसने अपने डैड को जल्दी आने के लिए कहा था, जिसके कारण ही उनका बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया था। वो काफी इमोशनल हो रही होती है तो वॉन उसे हक कर लेता है। साथ ही बोलता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा और उसके बाद दोही सोयोग को सुकमिन के बारे में बता देती है कि वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। जिसके बाद सोयोग सुकमिन के घर डिनर करने के लिए जाता है और मौका पाते ही उसके घर में एक बुक देख लेता है। वहाँ से निकलते ही वो उस बुक के बारे में कॉल करके दोही को बताता है कि सुकमिन हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है और वो बुक पर माय डीमन लिखा हुआ था, जो कि दोस्तों वॉन की ही बुक थी। सुकमिन सोयोग को दोही से बात करते हुए देख लेता है और एक जगह क्वांगचुल का फोन रख देता है, जिसने वॉन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नौसुक ने उसे मार दिया था। जिसके बाद सोयोग डेयंग से मिलकर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि वो दोही को मारने में फेल जो हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वॉन और दोही सुकमिन के घर पर बुक को ढूंढने के लिए जाते हैं और वहीं डेयंग पुलिस के पास आकर सरेंडर कर देता है कि उसने ही दोही को मारने की कोशिश की थी और अपनी दादी को भी उसी ने मार दिया था। जिसके बाद फिर पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर जाती है, जहां वॉन और दोही वॉन की पावर से पहुंच जाते हैं। दोही को ये सब कुछ सुनकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डेयंग वॉन से डील करने के लिए कहता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। दोही ये सब देखकर डर जाती है और वॉन उसे वहीं संभालने लगता है। नेक्स्ट सीन में वॉन सेओकमिन के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर सेओकमिन उसे दोही का हमेशा ध्यान रखने के लिए कहता है। सोयोग को बहुत ज्यादा ड्रंक देखकर वॉन उसे घर छोड़ने के लिए आता है और उसे कहता है कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा और गिफ्ट के तौर पर अपनी पावर से उसका हाथ भी ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जिन भी दोही से वॉन का ध्यान रखने का बोलकर चली जाती है। जिसके बाद वॉन फिर से सोते हुए वही सपना देखता है और उसे ये पता लगता है कि वो सपने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन दोही है। साथ ही वो देखता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में एक राजा का बेटा इनशुन था और उसने एक दिन वॉनशिन, जो कि कोई और नहीं दोस्तों बल्कि दोही थी, उसने उसे डांस करते हुए एक जगह पर देखा था क्योंकि वो एक डांसर थी। युनशुन तो उसे देखते ही प्यार कर बैठा था और वो रोज वहाँ पर पढ़ाई का बहाना बनाकर रोज उसे देखने के लिए जाया भी करता था। और एक दिन डांस करते हुए वॉनशिन का जूता पानी में चला जाता है तो युनशुन उसे लेकर आता है। जिसके बाद वो दोनों ही आग जलाकर साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद बहुत सारे फायरफ्लाइज आने लगते हैं, जिसे देखकर युनशुन वॉनशिन से अपने प्यार का इजहार आखिरकार कर लेता है। लेकिन वॉनशिन उसे साफ इनकार कर चली जाती है कि हम दोनों एक हो ही नहीं सकते क्योंकि हम में बहुत ज्यादा फर्क है। नेक्स्ट डे फिर युनशुन वॉनशिन के घर पर एक कैथोलिक बुक लेकर जाता है और उसे दिखाता है कि इसमें लिखा है कि हम सारे के सारे इंसान एक जैसे ही हैं और हमें कोई भी फर्क नहीं है। साथ ही हम सब लोगों को इस बुक के बारे में बताएंगे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद युनशुन अपनी पढ़ाई के लिए हनयोंग चला जाता है और जाते जाते उसे अपना लॉकेट देते हुए कहता है कि मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। उसके जाने के बाद युनशुन का नौकर राजा को उनके प्यार के बारे में सब कुछ बता देता है। राजा राज्य में फैला देता है कि लोग कैथोलिक धर्म को पढ़ रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे दंगे फसाद हो जाते हैं और लोग आपस में ही भड़क जाते हैं, जिन्हें शांत करने के लिए राजा वॉनशिन की बलि चढ़ाने के लिए कहता है और उसे पकड़कर उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देता है। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर मारने के लिए लेकर जाता है कि तभी युनशुन को इसके बारे में पता चल जाता है। वो जल्दी से वॉनशिन के पास पहुंचता है, जहाँ पर वो लोग पहले से ही उसे मार चुके थे, जिसे देखकर वो गुस्से में पागल हो जाता है और सबको मार के खुद भी अपनी गर्दन तलवार से काट लेता है। ये सब कुछ देखते ही उसकी नींद खुल जाती है दोस्तों।
जिसके बाद वॉन ये सारी बातें जाकर जुनसुक और मिस्टर पार्क को बताता है, जिससे कि ये पता लगता है कि उसकी किस्मत फिर से दोहराई जा रही है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में किम शेरा डेंग से मिलने के लिए जाती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि वो मेंटली इल है। डेंग तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए चिल्लाने लग जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जिसके बाद दोस्तों हमें ये पता लगता है कि डेंग ने सुसाइड कर लिया है। सभी फिर उसके फ्यूनरल पर पहुंचते हैं और सुकमिन दोही से फिर से बिजनेस की बातें करने लग जाता है। दोही बोलती है कि ऐसे मौके पर तो हमें ये बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे वॉन और दोही सरी की परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वॉन को उसका डांस देखकर वॉन शिन की याद आने लग जाती है। ये सारी बातें वो दोही को बताने लग जाता है। जब मैं एक मामूली सा इंसान था तो मैंने बहुत लोगों को मारा था क्योंकि उन्होंने मेरे प्यार को छीन लिया था और उसे मार डाला था, और इसलिए मुझे अब बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं तुम्हें भी ना खो दूं। दोही भी उसे बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, और ये सुनकर तो वॉन सोचने लग जाता है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन वो किस्मत को बदल कर ही रहेगा। जिसके बाद पास सीन में हम देखते हैं जब दोही के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तब वॉन कॉन्ट्रैक्ट के साथ मर वही था। मैडम जो ने भी वॉन को देख लिया था और वो फिर उन्हें देखकर स्माइल करके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों परफॉर्मेंस खत्म करके बाहर आते हैं तो वॉन दोही के लिए वहाँ बहुत सारे फायरफ्लाइज लेकर आता है। नेक्स्ट डे फिर ऑफिस जाते टाइम दोही को रास्ते में एक एक्सीडेंट में हुई डेड बॉडी देखकर अपने पेरेंट्स की याद आने लग जाती है, और उसके बाद वॉन सेओ के पास जाकर दोही के पास्ट के बारे में सब पूछता है, जहाँ पर ये पता लगता है कि दोही के जब पेरेंट्स की डेथ हुई थी ना, उसके सारे के सारे रिलेटिव्स तो सिर्फ इंश्योरेंस मनी के लिए ही उसके साथ में थे और उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद से उसे ये लगने लग गया था लोगों को तो सिर्फ पैसों से ही मतलब होता है, लेकिन फिर मैडम जो ने उसे सहारा दिया। वहीं फिर दोही भी मीटिंग में ये डिसाइड कर लेती है कि वह सनवाल ग्रुप के साथ में प्रमोशन करेगी, जिसके लिए वॉन भी हाँ बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ सुकमिन भी चेयरमैन बन चुका था। रात को दोही काम करते हुए सो जाती है और अपने सपने में उसे अपने पेरेंट्स को वो ढूंढ रही होती है, जिसे देखते ही वॉन फिर अपने पावर से उसके ड्रीम में पहुंच जाता है और उसे हग कर लेता है। जिसके बाद वो उसे घर लेकर जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड और मैडम सू क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो भी वहाँ पर उन्हें ज्वाइन करते हैं और इस ड्रीम से दोही को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे फिर एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करके वॉन और दोही अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद वॉन उस पेंटिंग को थोड़ा साफ करने लग जाता है, जहाँ पर सैरी उसे मिलने के लिए आती है। जिसके बाद वॉन फिर एक एम्प्लॉय को कार्ड दिखाता है जो कि कार्ड रीड कर सकती थी और उसमें लवर्स कार्ड आता है, जिससे कि वॉन तो काफी खुश हो जाता है और दोही के लिए फ्लावर्स लेने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर उसकी डील का टाइम हो जाता है और वो देखता है कि एक आदमी को पैसों की बहुत जरूरत है और वो उसके साथ में डील करने लग जाता है। तभी वहाँ पर वाइल्ड डॉग्स यानी कि गुंडों के लोग आ जाते हैं, जो कि उस आदमी को मारने के लिए आए हुए थे, लेकिन वॉन की वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद वॉन दोही के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। दोनों फिर एक दूसरे को किस करके अपना लव कन्फेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में किम सेरा सुकमिन के सीक्रेट कवर्ड से कुछ पेपर और वॉन की बुक निकालकर अपने पास में रख लेती है। सुकमिन उसे देख लेता है और उसके बाद हम सभी को सुकमिन के घर पर डिनर करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने फोन कर सबको बुलाया। साथ ही वो सबको उनके शेयर्स उनके नाम पर करने को कहता है, लेकिन स्यूक और दोही उसे साफ इनकार कर चले जाते हैं और इसे उसे काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद ही सुकमिन फिर स्यूक को उसकी पोजीशन से भी हटा देता है और ये सारी बात स्यूक दोही को बताता है। दोही इसके लिए सुकमिन से बात करने के लिए चाहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सुकमिन उसे कहता है कि मैं वो बर्ड हूँ जो कि खुद का रास्ता खुद बनाता हूँ। कि तभी दोही को वांगचुल के फोन में सेव नंबर के नाम से समझ में आ जाता है कि जो उसने एक बर्ड के नाम से सेव किया था, जो कि अपना रास्ता खुद बनाता है। और वो समझ आती है कि मैडम जू को किसी और ने नहीं बल्कि सुकमिन ने ही मारा है। तो वो फिर उसके ऊपर काफी चिल्लाने लग जाती है। तो सुकमिन उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहता है कि जितना तुम उन्हें अच्छा समझती हो ना, वो वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैडम जू ने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर दोही के डैड और मैडम जू की इन्वेस्टमेंट को लेकर लड़ाई हो रही होती है और मैडम जू कंपनी पर अपना पूरा हक जता रही होती हैं। दोही के डैड उन्हें धमकी देकर चले जाते हैं कि मैं आपको एक्सपोज करके रहूंगा। जिसके बाद दोस्तों प्रेजेंट में सुकमिन बताने लग जाता है कि उसके बाद से मेरी माँ गुस्से में आकर कार लेकर उनके पीछे चली गई थी और वहाँ पर ब्लास्ट हो गया।
जिसके बाद से ही उन्होंने तुम्हें अपने पास में रख लिया ताकि वो अपने पापा का प्रायश्चित कर सके। दोही तो ये सब कुछ मानने से साफ इनकार करने लग जाती है तो सुकमिन उसका गला पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ वॉन भी किम सेरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा हुआ होता है, जिसे सुकमिन ने हॉस्पिटलाइज करवा दिया था और वो उससे उसकी बुक के बारे में पूछता है। सेरा पहले तो मना करने लग जाती है, लेकिन उसके बाद वो उसे बताती है कि सुकमिन ने ही अपने बेटे और अपनी माँ को मारा है और अब वो दोही के पीछे पड़ा है। ये सब को सुनते ही वॉन तो फटाक से दोही के पास पहुंच जाता है और उसे बचाकर सुकमिन को सनवाल ग्रुप की रूफ टॉप पर लेकर जाकर लटका देता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन भाई वो तो साफ इनकार करते हुए वहाँ से जंप कर देता है और उसके बाद न्यूज में सबको बता दिया जाता है कि सुकमिन ने ही अपने बेटे और अपनी मॉम यानी मैडम जू को मारा है और उसकी बॉडी तो अभी भी गायब है। ये सारी बातें सेरा ने भी पुलिस को जाकर बता दी थी और उसके बाद दोही सेयोक को बता देती है कि सुकमिन ने ही मुझे बताया था कि मैडम जू ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। सेयोक उसकी बातों पर उसे ट्रस्ट ना करने के लिए कहता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती और उसके बाद सेरा भी वॉन को उसकी बुक वापस लौटा देती है। नेक्स्ट डे वॉन मिस्टर पार्क को बताता है कि मैं सुकमिन की वजह से ही फंसा हुआ हूँ, लेकिन अब वो मर चुका है तो अब मैं क्या करूँ। वहीं दूसरी तरफ दोही सुकमिन की बातें याद करते हुए मिशन से पूछती है तो उसे ये पता लगता है कि मैडम जू के पैर में चोट लगी थी और उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद ही उनके साथ ऐसा हुआ था, जिसे सुनते ही वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो कुछ याद करते हुए उसी प्रीस्ट के पास जाती है जिसके पास में मैडम जू जाया करती थी। प्रीस्ट भी वॉन को बाहर भेजकर दोही को सब कुछ सच बता देता है कि जब मैडम जो उसके पेरेंट के पीछे गई थी फिर उस टाइम पर उन्होंने उनकी गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश की थी, जिससे कि उसके पेरेंट्स की कार का बैलेंस बिगड़ गया था और गाड़ी जाकर ठुक गई थी। दोही की माँ तो मर जाती है लेकिन डैड फिर भी जिंदा होते हैं। वॉन फिर उनके पास आता है सोल लेने के लिए क्योंकि वो पहले ही एक डील कर चुके थे। दोही के डैड वॉन से ये डील करना चाहते थे कि वो उसकी लाइफ को बचा ले, लेकिन उसके बाद भी वॉन उनकी सोल को हेल में भेज देता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि मैडम जो के पैर में चोट लग जाती है। प्रेजेंट टाइम में वॉन और दोही घर पहुंचते हैं। दोही ये जानकर बहुत दुखी हो जाती है कि उसने उसके डैड के साथ डील की थी। ये सब कुछ देखकर वॉन तो फिर अकेले ही उस प्रीस्ट से मिलने के लिए जाता है जो कि उसे पहचान लेता है और उसे बता देता है कि मैडम जो ने तुम्हें देखा था और तुमने ही दोही के डैड की सोल को हेल में भेजा था। ये सुनते ही वॉन तो काफी सैड हो जाता है और वापस घर आता है जहाँ उसे दोही नहीं मिलती है। वो तो मैडम जो की रेस्ट प्लेस पर होती है और ये कह रही होती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, अगर मुझे सच पहले से पता होता तो क्या मैं वॉन से प्यार करती। ये सब कुछ सुनकर सैड होते ही वॉन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दोही मिस्टर पार्क के पास कुछ पूछने के लिए जाती है तो वो उसे वॉन के ऑफिस में जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है बहुत सारी वॉल क्लॉक देखती है, जहाँ पर फिर एक लेडी वॉन से अपनी डील खत्म करने के लिए आती है, लेकिन वॉन उसकी सोल निकाल कर उसे हेल्प भेज देता है। ये देखकर दोही तो काफी डर जाती है, लेकिन वॉन दोही को नहीं देख पाता। लेकिन मिस्टर पार्क को पता लग गया था कि दोही वही थी और उसके बाद वो रूफटॉप पर होता है, जहाँ पर जुनसुक आकर बोलती है कि देखा ना, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी किस्मत फिर से दोहराई जाएगी, दोही को फिर से तुम्हारी वजह से सफर करना पड़ रहा है। और ये सुनकर तो वॉन उसे छोड़ने का फैसला कर लेता है और उसके साथ वॉक करने के लिए जाता है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी नर्क बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद उसके जाने से दोही बहुत उदास हो जाती है और ऐसे ही देखते देखते दोस्तों एक वीक निकल जाता है। जिसके बाद फिर एक दिन दोही प्रोसिक्यूटर के पास जाकर ये पता लगाती है कि जब तक सुकमिन की बॉडी नहीं मिलेगी केस तो क्लोज हो ही नहीं सकता। फिर वो मैडम जो का केस को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है और वहीं दूसरी तरफ वॉन सनवाल ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर पार्क को देकर चला जाता है। और जैसे ही ये बात वाइल्ड डॉग को पता लगती है तो वो लोग तो काफी रोने ही लग जाते हैं। यहाँ पर सेयोक को दोही की काफी चिंता होने लग जाती है और वो उसके लिए खाना लेकर जाता है, क्योंकि भाई वो तो वॉन को याद करने की वजह से खाना पीना सब कुछ छोड़ चुकी थी। जैसे ही फिर वो उससे वॉन के बारे में पूछता है तो दोही बोलती है कि मेरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और इसलिए वो यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद दोही एक अमेरिकन कंपनी को साइन अप कर लेती है, जिसकी खुशी में सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सभी काफी ड्रंक हो जाते हैं। दोही भी ड्रंक होकर घर पहुँच जाती है, जहाँ पर एलिवेटर में गिरने से उसे चोट लग जाती है और उसके सोने के बाद वॉन उसे देखने के लिए आता है और उसकी चोट ठीक करके बेड पर उसे सुला देता है। नेक्स्ट डे दोही चोट देखती है तो उसे सीधा इग्नोर मार देती है कि शायद नशे में उसे चोट लगी ही ना हो, ये सब उसका भ्रम हो।
नेक्स्ट डे फिर दोही को काम करते हुए लेट हो जाता है तो शिन आकर उसे चलने को बोलती है, लेकिन दोही उसे घर जाने के लिए बोलती है। तब शिन उसे समझाती है कि अक्सर किसी का जाना हमें तोड़ देता है, लेकिन फिर उसके बाद भी हमें कभी कभी स्ट्रॉन्ग बनने की काफी जरूरत पड़ती है। हमें अपने दुख को अंदर दबा कर नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे जाहिर करना चाहिए। ये सब कुछ सुनकर दोही तो वॉन के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट को याद करती है और सनवाल ग्रुप में पहुंचकर वॉन की बुक देखती है, जहां पर उसे उसकी और वॉन की फोटो मिलती है, जिसे देखकर दोही तो जोर जोर से रोने लग जाती है। और उसकी ऐसी हालत देखकर मिस्टर पार्क वॉन का लॉकेट उसे देता है कि इससे वॉन उसके पास में आ जाएगा। दोही फिर उस लॉकेट को पहनकर ही सो जाती है, जहाँ पर उसे सपने में उसकी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता लग जाता है कि वॉन ने उसके लिए सबको मारा था। और जैसे ही फिर वो उठती है जाने लग जाती है जहाँ पर उसने और वॉन ने प्रॉमिस किया था। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर कोई आदमी उसे किडनैप कर लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि सुकमिन ही था। वॉन फिर उसको पहचान न सके, इसलिए उसने जंप करने के बाद अपना आधा फेस जला लिया था। दोही से वो वॉन को बुलाने के लिए कहता है और उसके पैर में चाकू मार देता है और फिर वो उसके गले पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वॉन अपने पूरे डबल रूप में वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। दोनों के बीच में फाइट होती है और वो फाइनली सुकमिन को मारने लगता है। दोही भी फिर उसे हक करते हुए रोकने लगती है कि अगर उसने उसे इस बार मार दिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दोही के लिए वॉन रुक जाता है, जहाँ पर तभी मौका पाकर सुकमिन वॉन को शूट कर देता है, जिससे दोही देखकर वॉन के सामने ही आ जाती है और गोली दोही को लग जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर वॉन तो सुकमिन को दूर हटाकर फेंक देता है, जिसके बाद वो गॉड से स्ट्रेंथ मांगकर दोही को फटाक से किस करता है और इससे दोही बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या बात है, काफी अच्छा चमत्कार था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वॉन गायब हो जाता है, यानी कि उसने अपनी कुर्बानी दे दी थी, क्योंकि दोस्तों उसने डीमन रूल जो तोड़ दिया था दोही को बचाकर। और रूल के हिसाब से जब भी कोई डीमन रूल तोड़कर किसी इंसान को जिंदा करता है तो वो डीमन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये देखकर तो जोर जोर से दोही रोने लग जाती है और फिर उसके बाद सुकमिन को जेल हो जाती है और दोही वॉन के जाने से शॉक में चली जाती है। और उसकी ऐसी हालत देखकर सियोक दोही को हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा देता है और वो भी काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार जो करता था। हॉस्पिटल में दोही क्रिसमस सॉन्ग सुन रही होती है और रेडी होकर वहीं पहुंचती है, जहाँ पर वॉन और वो सबसे पहले मिले थे और वो रोते हुए वॉन को वापस आने के लिए कहती है। उसकी ऐसी हालत देखकर जुनसुक अपनी पावर से वॉन को वापस ले आती है। दोही फिर उसे देखकर काफी खुश होते हुए उसे हग ही कर लेती है कि उसके बिना उसकी जिंदगी नर्क थी। जिसके बाद दोस्तों वॉन जुनसुक से मिलकर उसे वापस लाने का कारण पूछता है, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि क्योंकि तुम जीत गए हो और इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि अगर दोही के मरे बिना तुम्हारा टैटू वापस आ गया तो मैं तुम्हारी एक विश जरूर पूरी करूंगी, और इसीलिए मुझे तो यही लगा कि तुम्हारी यही विश होगी कि तुम दोही के साथ रहना चाहते हो, सो इसीलिए मैं तुम्हें वापस ले आई। पार्क और सैरी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों वॉन दोही के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, जहाँ पर दोही से पूछती है कि वॉन और उसके डैड के बीच में क्या डील हुई थी। तो वॉन उसे बताता है कि जब तुम इस दुनिया में आने वाली थी तुम्हारे डैड को डिलीवरी के लिए कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और वो तुम्हारी माँ के लिए हेल्प की विश कर रहे थे, और इसीलिए तब उन्होंने मुझसे डील की थी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचा लूँ। और ये सुनकर दोही तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए उसे किस कर लेती है कि वो हमेशा से ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट डे फिर वॉन और दोही को साथ में ऑफिस में देखकर लोग तो से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद दोही सुकमिन से मिलने के लिए जेल में पहुंच जाती है और उसे कहती है कि उसने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके बाद सुकमिन को अपनी मॉम यानी मैडम जो दिखाई देने लग जाती हैं और वो बिल्कुल ही पागल सा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सैरी जब वापस आ रही होती है तो वॉन उसे एक अम्ब्रेला देता है। सैरी भी फिर आखिरी बार अपने बचपन वाले घर में जाती है, जहाँ उसे एक बच्ची मिलती है जिसके पापा उसे मार रहे होते हैं। तो वो फिर उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट करवा देती है और साथ ही ये फैसला करती है कि अब वो वहीं रुककर बच्चों की हेल्प करेगी। जिसके बाद वॉन वाइल्ड डॉग यानी कि गैंग से मिलने के लिए जाता है, जिन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया होता है, और वो सभी उसे वापस देखकर काफी इमोशनल ही हो जाते हैं। और दोस्तों ये सीन भी काफी खूबसूरत था। वेल तो फिर 4 महीने बाद दोही चेयरपर्सन बन जाती हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन सियोक को दे देती है। जिसके बाद फिर एक दिन दोही देखती है कि ऑफिस में सब काम करते करते काफी थक गए हैं, तो वो उनकी छुट्टी करके खुद काफी ज्यादा खुश होती है
और साथ ही वो भवन के पास पहुंचती है और उसे प्यारे से किस देती है। और दोस्तों इसी के साथ इस खूबसूरत से लव स्टोरी वाले ड्रामा की, जो कि सुपरनैचुरल पावर से भरा हुआ था, उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और साथ ही ये ड्रामा अच्छा लगा या नहीं। साथ ही आप नेक्स्ट ड्रामा कौन सा देखना चाहते हो वो भी मुझे बता सकती हो। और प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट करना ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट दे सकूं। जाने से पहले अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।